हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीवनी क्लासेस। मैं आरती आपके लिए इस क्लास में लेके आई हूँ फिजिकल एजुकेशन का फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स। तो इस क्लास में जो हम पढ़ेंगे, जो फर्स्ट यूनिट है हमारे फिजिकल एजुकेशन का, उसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स। आज का जो इस क्लास में जो चैप्टर के जितने भी ओवरव्यूज, जितने भी टॉपिक्स है जो कि आज की क्लास में हम कवर अप करेंगे, उनमें से सबसे पहला है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स। देन हम इसके कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे। देन इसके अंदर इसमें बहुत से जो फंक्शंस है, उनके स्टेप्स, बेनिफिट्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम उसको भी स्टडी करेंगे। Then on there is a multiple committee formed in the physical education management, so we will study that's all. And then on in the last we will summarize the whole chapter in just a one PDF, one pages. So let's start the class. Meaning of management of sports events. First of all, we have to know about the sports event. What are the real sports event means? Just like a wedding event, just like a funeral event, there is the थिंग्स विच इज कॉल्ड स्पोर्ट्स इवेंट। मतलब जब स्पोर्ट्स इवेंट जस्ट लाइक जैसे कि हम शादी के इवेंट्स में जाते हैं, वैसे ही स्पोर्ट्स इवेंट भी सर्कुलेट होते हैं, जो कि मेनली ऑर्गेनाइज्ड कंपटीशन करवाए जाते हैं, जिसके अंदर प्लेयर्स टीम आके अपना पार्टिसिपेंट करते हैं। एंड देन ऑन देयर इज मल्टीपल थिंग्स हैपेंस एंड prize distribution, these kind of things happen in the program, so it called sports events. उस चीजों की मैनेजमेंट के लिए, जैसे किसी बिजनेस को मैनेज करना होता है, जस्ट लाइक इट वी हैव टू मैनेज द स्पोर्ट्स इवेंट्स बोथ। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट। इट मीन्स इट्स द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन through multiple tools which is named planning, organizing, staffing, directing and controlling, which is done through these all tools for completing our predetermined goals। मतलब कि जितने भी हमारे predetermined goals होते हैं, जो हम चाहते हैं कि कोई स्पोर्ट्स इवेंट जो अभी हम ऑर्गेनाइज करेंगे, उसका एट द एंड गोल क्या है, उसको अचीव करने के लिए बहुत से टूल्स जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के टूल्स की मदद से हम उस पूरे इवेंट्स को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली जो है, हम कभी भी एग्जाम्पल से की इनसाइट्स को देखेंगे तो उनका ये कहना होता है कि POSDC, इट मीन्स वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो होते हैं, ये किसी भी सक्सेसफुल इवेंट्स और मे बी अ बिजनेस के बैकबोन्स होते हैं, जो कि किसी भी चीज को मैनेज करने में हमेशा एज अ मेन टूल काम करते हैं। तो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज 5 फंक्शन ऑफ इवेंट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। ऐसे कौन से फंक्शन है जो कि हम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर देखते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं प्लानिंग की, जिसका नाम से ही पता चल रहा है, इट मीन्स कि हमें एक ब्लूप्रिंट बनानी है ऑल थ्रू आउट द डे, हमें करना क्या है, कैसे करना है, किस ऑब्जेक्टिव से करना है, इन सब चीजों। मीन्स अगर इसको वन लाइन में अगर हम वो करना चाहे तो इट मीन्स डिसाइडिंग व्हाट इज टू बी डन, हाउ टू इज टू बी डन एंड व्हेन इज टू बी डन एंड हु इज टू बी डन। Means deciding or making a blueprint of works which has to be done. Then second इसका function है organizing. Organizing it means when you have a blueprint of works you need a ingredients. आपको प्लेग्राउंड्स की, प्लेयर्स की, टीम्स की, स्पेक्टेटर्स की और स्पॉन्सरशिप्स की, इन सब की जरूरत पड़ती है। ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स की तरह काम करते हैं। मींस चीजों को ऑर्गेनाइज करके देन आपको उन चीजों को इम्प्लीमेशन करके तब जाके कोई इवेंट स्टार्ट होता है। ये सेकंड फेज है ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट के फंक्शन के अंडर। देन हम स्टाफिंग करते हैं। जब हमारे पास एक सिस्टम है जिसके साथ हम काम करेंगे, जो ऑर्गेनाइज, अब जो बिल्डिंग्स, जो प्लेग्राउंड है वो ऑर्गेनाइज है, तो उसके साथ हम ये क्या देखते हैं कि वहां पे काम करने के लिए हमें लोग चाहिए, हमें स्टाफ मेंबर चाहिए, हमें हॉस्पिटैलिटी स्टाफ चाहिए, हमें रिफ्रेशमेंट बांटने वाले लोग चाहिए, जो कि वहां पे रिफ्रेशमेंट को वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे थ्रू आउट द स्पोर्ट्स इवेंट। तो उसके अंडर हम स्टाफिंग में देखते हैं कि फिलिंग द पोजीशन विद द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट ऑफ ईच रोल। सभी जो रोल्स होते हैं, जैसे स्टाफिंग मैनेजमेंट का हो गया, हॉस्पिटैलिटी का, फाइनेंस का, इन सबको जो परफॉर्म एकदम अच्छी तरीके से करता है, उन जॉब्स के लिए एकदम सूटेबल कैंडिडेट को लेके आना, वही होता है स्टाफिंग। एंड देन ऑन हम एक और बार इसको रिवाइज में लेंगे तो जो फोर्थ इसका एलिमेंट है फंक्शन, उसका नाम है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स आपको नाम से पता चल रहा है किसी भी चीज को डायरेक्ट करना, डायरेक्शन बताना है कि आपको किस डायरेक्शन में क्या काम करना है। एट द एंड ये इसका मतलब होता है
गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग पीपल्स टू वर्क। मीन्स हमें किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट्स को करने के लिए उनको, हर एक इंसान को डायरेक्ट करना पड़ता है, उनके डायरेक्शन देना पड़ता है कि आपको कैसा काम कब और कैसे करना है। तो इट मीन्स कि डायरेक्टिंग मीन्स हम लोगों को सुपरवाइज करते हैं, गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शन पास करते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स हम यहाँ से पढ़ेंगे एंश्योरिंग एक्टिविटी आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स एंड करेक्टिव डेविएशन। मतलब जो भी प्लान्स में हमने डिराइव करा था, प्रिस्क्राइब करा था कि क्या कब कैसे करना है, उन सब के अकॉर्डिंग अगर काम हो रहा है तो ही हमारी जो हाथ में जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से। अगर ऐसा नहीं है, इट मीन्स डेविएशन आ रहे हैं, मतलब चेंजेस आ रहे हैं, जो हमने स्टैंडर्ड सेट करते उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज नहीं है, इट मीन्स कि हमें इसके लिए करेक्टिव मेजर्स लेना जरूरी है। ये 5 जो है ये फंक्शन है हमारे किसके, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स के, जो कि अब मैं एक बार में एक एक लाइन से इसको समराइज करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग, इसका मीन डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन एंड whom इज टू बी डन। ओके। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में आइडेंटिफाइंग द वर्क, क्लासिफाइंग द वर्क एंड देन असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी हु इज टू बी डन। मीन कि हमें पहले तो काम को ढूंढना है, करना क्या है, एंड देन उस काम को ग्रुप्स में डिवाइड, क्लासिफाई कर देना है, उसके बाद हमें लोगों को उस पर असाइन करना है, ठीक है। ये होता है ऑर्गेनाइजिंग। देन स्टाफिंग, अगर हम स्टाफिंग की बात करें तो मीन्स फिलिंग द पोजीशन विद द सूटेबल कैंडिडेट। जो भी पोजीशंस है, जितने भी काम से, जितने भी कमिटीज में, वहाँ पे जो वैसे लोग होने चाहिए जो कि उसके लिए मोस्ट ऑफ द सूटेबल है, ठीक। इसमें जो फोर्थ है वो है डायरेक्टिंग, जिसमें कि आपको पता है गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग द पीपल हाउ इज टू बी डन द वर्क। एंड द फिफ्थ है कंट्रोलिंग, जिसके अंदर वही जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था, क्या उसके लेवल पे हमारा काम रियलिटी में हो रहा है या नहीं, ये चेक करना। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका है, तो हम इस फंक्शंस के सबसे पहले जो फंक्शन है जिसका नाम था प्लानिंग, उसको पढ़ेंगे, जो कि आपको नाम से यहाँ दिख रहा है। प्लानिंग इन शॉर्ट कि हम एडवांस में डिसाइड करते हैं हमें करना क्या है, ठीक। अब इससे मूव करते हैं हम इसके अंडर के जो मेन एलिमेंट्स हैं, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मीनिंग जानना होगा, जो कि आपके सामने दिख रहा है आपको। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस प्रोसेस ऑफ अचीविंग अ गोल विच इज प्री डिटरमाइंड। मतलब कि ऐसे गोल्स जो कि प्री डिटरमाइंड है, कि हमारे जो टीम है उसको ये गोल्स है कि आपको ये ट्रॉफी लेके आनी है, या जो स्पोर्ट्स इवेंट जो सर्कुलेट हुआ है उसको एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, और सर्कुलेट करना भी है, रन भी करना है। एंड देन ऑन कि इन सब के लिए एक प्रोसेस का ब्लूप्रिंट, यहाँ पे एक वर्ड आता है अगर आप कभी यूज करना चाहें तो, हम जितने भी काम करते हैं उनका जो है हम बनाते हैं ब्लूप्रिंट, कि हमें क्या काम करना है, देन हम उन पे काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को, तो यहाँ पे अगर कभी भी जैसे कोई बास्केटबॉल टूर्नामेंट हुआ, उसमें हम ये सोचते हैं कि कैसे हम चीजों को, लोगों को ऑर्गेनाइज करेंगे, जो टूल्स है, ऑर्गेनाइज द प्लान एंड मैचेस द वैल्यूज। मींस जो वेन्यूज डिसाइड करेंगे कि किस जगह पे मैचेस होंगे, प्लेग्राउंड, स्टेडियम्स, टिकटिंग, इन मतलब इन सबको हम एक एक करके सारे एलिमेंट्स को देखेंगे कब कैसे क्या होगा। प्लानिंग में हम ये करते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्लानिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, जो कि हम किसी भी चीज को प्लान कर रहे हैं तो उसमें एक प्रिस्क्राइब्ड स्टेप होता है कि सबसे पहले आपको जो है ये पता होना चाहिए कि काम आप क्यों कर रहे हैं। अगर आप कोई काम करते हैं घर में भी या रोजमर्रा की जिंदगी में, अगर आपको ये नहीं पता वो आप क्यों कर रहे हैं, या हम इकिगाई का भी एग्जांपल ले तो उसमें भी हमें अपना क्यों पता करना होता है, कि हम अपने जीवन में क्यों क्या कर रहे हैं और उसका रीजन है क्या। एट द एंड मीन्स कि हमें ये पता होना चाहिए स्पोर्ट्स इवेंट हेल्ड क्यों करे जा रहे हैं, क्यों ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। इट मीन्स डिसाइडिंग द गोल्स। एग्जाम्पल कि हम एक सेटिंग मतलब ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, कि जैसे कि अगर मुझे अभी जो आईपीएल वो हुआ था, कॉन्क्लूड हुआ था, उसमें ये था उनका क्या हो सकता है, उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, या तो उनको कि अपने स्पोर्ट्स को प्रमोट करना होगा, या तो उनको अपने ऑडियंस को बढ़ाना होगा। मीन्स ऑडियंस की जो वो है नंबर्स, उनको इंक्रीज करना, वो चाह रहे हैं, ऐसा ऐसा कुछ होता है। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल लें जेवलिन थ्रू, में बी जेवलिन थ्रू, जिसमें कि जो चैंपियन है वो नीरज चोपड़ा, जिनका नाम अब सब जानते हैं। तो अब इसके थ्रू ही हम जान पाएंगे कि जेवलिन थ्रो कुछ होता है। ऐसे नॉर्मल पीपल्स में अगर हम देखा जाए तो लोगों को ज्यादातर कबड्डी या हो गया
क्रिकेट, इन सब के चीजों के बारे में पता है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को जेवलिन थ्रो के बारे में पता था और ये ज्यादा से ज्यादा फेमस नहीं है। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि वो उस स्पोर्ट्स को प्रमोट करे। एंड देन हम इसके सेकंड स्टेप पे जाते हैं, जिसका है कि डिसाइडिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। मीन्स अगर आपको कुछ करना है, आप किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके पास ऑब्जेक्टिव है, तब आपको ये पता होना चाहिए कि उस ऑब्जेक्टिव के लिए कौन से ऐसे कोर्सेज है, मीन्स ऐसे कौन से स्टेप्स है, बंडल्स ऑफ स्टेप्स हैं जिसको मैं चूज करूं जो कि सबसे ज्यादा सूटेबल होगा मेरे काम के लिए। तो यहाँ पे क्या है, कंसीडर द डिफरेंट, हाँ ये एग्जांपल्स है। इट मीन्स कि जैसे कि कुछ कुछ वेन्यूज है कि एक एरिया स्पेसिफिक वेन्यू है जो कि है तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, बट क्योंकि वो उस एरिया में लोकेलिटी है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स इवेंट हेल्ड किए जाते हैं, तो वो हम ज्यादा प्रेफरेबल होगा एज कम्पेयर टू वो जो कि चीप तो होगा लेकिन रूरल एरिया में होगा। इट मीन्स कि जहाँ लोग, जहाँ ऑडियंस ज्यादा रीच कर पाएंगे, हम वहाँ की वेन्यू चूज करेंगे, ना कि वहाँ की जहाँ पे ऑडियंस रीच ही ना कर पाते हो। तो ये होता है क्या कि हम जितने भी ऑल्टरनेटिव कोर्सेज है कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इनमें से हमें कोई चूज करना होता है। इनको चूज करने से पहले हमें ये तो दिखाना पड़ेगा कि डाटा से कि हमारे पास ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। देन हम थर्ड पे जाते हैं, वही कि बंडल्स है हमारे पास बेस्ट कोर्सेज का। बेस्ट कोर्सेज का भी हमने सेकंड स्टेप में पढ़ा कि हमारे पास बंडल है, कि हमारे पास है ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, ये है प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है। देन हम सब सारे एलिमेंट्स को देखने के बाद ये देखते हैं कि जो बेस्ट होगा, बेस्ट जो कि हमारे सबसे ज्यादा सूटेबल होगा, हमारे बजट के अंडर होगा, ऑडियंस के रीचेबल में होगा, जो होते हैं जितने भी वर्क है, जो भी स्पोर्ट्स में वो उस पर इजिली ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, तो हम उस ऑप्शन को ज्यादा प्रेफरेबल मानेंगे। उसके अकॉर्डिंग फिर हम एक कोई बेस्ट कोर्स को वो कर लेंगे, फाइनलाइज कर लेंगे कि इन 3 वेन्यूज में से मैंने ए वाले को पिक करा, क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है, ठीक। एंड देन हम फोर्थ स्टेप पे जाते हैं इसके, जो कि होता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। व्हेन यू हैव मेड द ब्लूप्रिंट देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट ना। The fourth is that you have to implement the whole plan whichever you have been made in। मतलब आपने जितने भी प्लान्स बनाए हैं, जो भी स्टेप्स है, वेन्यूज है, जो भी है, उन सब को अब आपको इम्प्लीमेंट करना है इन रियल लाइफ, इन रियल टाइम लाइन्स, ठीक है। जैसे कि अब आप टिकट सेल्स करो, क्योंकि आपके पास अब वेन्यू है जहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट हेल्ड किए जाएंगे, ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, ठीक है। डिस्पैच द टीम्स टू द वैल्यू, जो टीम्स प्ले करने वाली हैं उनको वहां पे इनवाइट करना है, ये सब करेंगे। फोर्थ स्टेप है, मीन्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एंड देन फॉलो अप द प्लान्स, बस जो आपने प्लान्स को प्रिस्क्राइब किया था उसको फॉलो अप करना है, उसको आगे रन करना है जब तक कि आपका स्पोर्ट्स इवेंट्स पूरी तरह से होने जाए। जबकि जो प्लानिंग होती है वो हमारी स्पोर्ट्स इवेंट के स्टार्ट होने से पहले भी होती है, स्टार्ट होने के बाद भी होती है। इट मीन्स कि अगर जब तक आपने कोई जो मैच अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन उस मैच को स्टार्ट करवाने के लिए जो उसके स्पॉन्सर्स है, जो उस टीम्स मेंबर है, उन्होंने उसके पीछे बैकहैंड काम भी तो करा होगा ना। तो हमारी जो प्लानिंग है वो उस स्पेसिफिक मैच से पहले भी हो रही होती है, उसके बाद भी होती है, कि आपको वाइंड अप कैसे करना है और आपको स्टार्टअप कैसे करना है, ठीक है। तो हम इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग, कि हम प्लानिंग क्यों करें। अगर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि हाँ चलो ऑडियंस को थ्रू एड्स बता देते हैं कि हाँ यहाँ पे मैच हो रहा है और आपसे भी आ जाए देखने के लिए, लेकिन हमें क्यों प्लानिंग करनी है? रीजन होंगे कुछ प्लानिंग करने के, नहीं तो ऐसे इतना बड़ा जो फंक्शंस है वो क्यों परफॉर्म होगा। तो उसके कुछ रीजन है, प्लानिंग के जो बेनिफिट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल है कि स्पेसिफाइज एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग आपको ये बताता है कि आप ये काम कर क्यों रहे हैं, आप ये स्पोर्ट्स इवेंट्स क्यों हेल्ड कर रहे हैं, आपको एक एम देता है, ठीक है। एंड देन हेल्प्स एस्टिमेट द नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट, कि कितने पार्टिसिपेंट्स ऑफ टीम जो पार्टिसिपेट करेंगे इस पूरे मैच में, कंपटीशन में, वो कब, कहाँ, कैसे, कितने नंबर्स में आने वाले, वो भी हम प्लान के ब्लूप्रिंट्स में मेंशन करते हैं, ठीक है। नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स हो गया। हेल्प एस्टिमेट बजट्स, मीन्स क्योंकि हम प्लानिंग में एट द एंड हमें ये भी पता होता है कि हमारे जो बजट है उसके अंदर ही हमें काम करना होता है, तो बजट्स को हम अपने हाथ में लेके कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग इतना हमारा बजट है और ये जो एक्सपेंसेस है उन सबको मीट करना है, तो इसके अकॉर्डिंग हम बजट को भी एस्टिमेट कर सकते हैं, किसके थ्रू? प्लानिंग के थ्रू, ठीक है। प्रोवाइड रोड मैप्स, आपको खुद पता है इतने बड़े स्पोर्ट्स इवेंट को हेल्प करने के लिए ऑब्वियसली किसी रोड मैप की जरूरत ही होगी, आपको पता होना चाहिए कि कब क्या करना है, कब उसके बाद क्या परफॉर्म होना है, ये तो इसके लिए रोड मैप प्रोवाइड करवाता है कौन? प्लानिंग करवाता है। इनेबल स्मूथ एग्जीक्यूशन, वही जब मुझे यही नहीं पता होगा कि जब
स्पोर्ट्स जो है ना स्टार्ट होंगे तो जो वेन्यू पे जो आने वाले लोग होंगे ऑडियंस, उनका वेलकम कैसे करना है, जो ड्यूरिंग द मैच होगा उनको कैसे कंफर्ट करना है कि वो वहाँ पे स्टे करे लॉन्ग टाइम तक और मैच को देखे उतने टाइम। तो ये जो चीजें हैं ये हम डिसाइड करते हैं प्लानिंग में कि किन किन थ्रू चीजों से हम अपने जो पूरे जो स्पोर्ट्स इवेंट्स है ना उसको कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, डन। कोऑर्डिनेट बिटवीन डिपार्टमेंट्स, ऑब्वियसली अब यहाँ पे आगे वाले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे कि कुछ कमिटीज बनती है ये फिजिकल एजुकेशन के ये स्पोर्ट्स इवेंट्स में बहुत सारी कमिटीज बनती हैं। तो कमिटीज को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करवाने के लिए ही प्लानिंग की जाती है कि आप पहले काम करेंगे, देन आपके काम करने के बाद से ये सारे करेंगे। तो ये जो प्लानिंग के थ्रू हमने डिसाइड करा कि कौन सा जो कमिटी है वो सबसे पहले अपना वो करेगा, परफॉर्म करेंगे, देन ऑन कौन करेगा, तो ये सब प्लानिंग के अंदर आते हैं। तो ये डिपार्टमेंट्स के बीच में एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बिठाता है। तो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सेकेंड एलिमेंट विच इज ऑर्गेनाइजिंग। नाम से पता चल रहा है हमें जो भी ब्लूप्रिंट्स बनाए हैं उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इंग्रेडिएंट्स मीन्स कि कहाँ प्लेग्राउंड्स होंगे, क्या कौन से टीम्स अरेंज होंगे, ये सारे ऑर्गेनाइजिंग में आते हैं। हमें वो सेटअप ऑर्गेनाइज करना होगा जिसपे हम काम करने वाले हैं। तो इसमें मतलब कि क्या होता है, असाइनिंग द रोल्स कि लोग क्या काम करेंगे, कौन सी टीम को कब कौन बुला के लाएगा, इन्विटेशंस कैसे होंगे, स्पॉन्सरशिप कैसे होंगे, प्लेग्राउंड्स जो उसको मेंटेन करते हैं वो कौन कब कैसे करेगा। ठीक है, तो ये सब होता है। तो अब इसके मेन उस पे चले जाते हैं, मूव करते हैं, जो कि है ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इसमें ये होता है कि सबसे पहले आपको अपना काम आइडेंटिफाई करना है, देन उस काम को क्लासिफाई करना है कि इस ग्रुप्स के लिए ये काम है, इस ग्रुप्स के लिए ये काम है, इस ग्रुप्स के लिए ये काम है। देन क्लासिफाई करने के बाद आपको फिर लोगों को चीजों को, जो आपके पास जितने भी इक्विपमेंट्स है उसको उसमें असाइन करना है, मीन्स कि उनको उस काम पे लगाना है। ठीक है, तो यही होता है ओवरऑल ऑर्गेनाइजिंग का मतलब। एक बार हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, आइडेंटिफाइंग, classifying and the assigning responsibilities to individuals whoever is going to perform in the sports events। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो जैसे कि क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है जैसे कि क्रिकेट अगर टूर्नामेंट्स हेल्ड किए जाते हैं तो हम वहां पे सेपरेट टीम को ऑर्गेनाइज करवाते हैं कि ये एक टीम बंडल्स ऑफ पीपल है जो कि जो क्या कहते हैं अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट करेंगी, कुछ रिफ्रेशमेंट अरेंजमेंट्स करेंगी। तो ये जो टीम्स ऑफ ग्रुप है ना, इनको डिवाइड करना ही ऑर्गेनाइजिंग के अंडर आता है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्गेनाइजिंग के क्या क्या स्टेप्स, आप स्टेप्स कह दें या आप कह सकते हैं एक्टिविटी, क्यों हम ऑर्गेनाइजिंग के अंडर परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइज आप कुछ कर रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग पहले तो ये पता करेंगे आपको इस एरिया से रिलेटेड काम है क्या, आइडेंटिफाई करें कि आपको चाहिए क्या, मींस आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज को फाइंड करें जिसके ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, देन आपको डिवाइड करना है वर्क्स, क्योंकि बंडल्स ऑफ वर्क होते हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, लोगों को इन्वाइट करना है, स्पॉन्सरशिप करनी है, ब्रॉडकास्टिंग भी करनी है, और भी जो अरेंजमेंट्स होते हैं वो सब करना है। तो इन सब चीजों को पहले तो आप डिवाइड करें, ये टेक्निकल्स में आएंगे, ये लॉजिस्टिक में आएंगे, हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये कमिटीज होती है और इसके अंडर भी काम होता है। तो इन सारे जो काम है उसको हम पहले डिवाइड करते हैं। तो अब काम भी डिवाइड हो गया कि हमें इजी हो, टास्क जो है वो छोटे छोटे बाइट्स में है कि आप लोग इतना काम करेंगे, आप इतना करेंगे, तो उनके लिए क्लैरिफाई हो जाएगा चीजें। इसके बाद हम इसके बेनिफिट्स पढ़ेंगे जिसमें कि ये टॉपिक्स आएंगे जरूर। ठीक है, देन फॉर्मेशन ऑफ कमिटी, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ, यहाँ पे किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए कमिटीज बनाई जाती है। जैसे कि अभी मैं 2-4 के नाम बता सकती हूँ, जैसे कि टेक्निकल्स कमिटी होती है, लॉजिस्टिक होती है, और भी बहुत सारी होती है। तो जो ये कमिटीज है हम इसको फॉर्म इसलिए करते हैं क्योंकि ये जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क होते हैं वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, असाइनिंग ड्यूटीज, फिर उन कमिटीज को हम ये बताते हैं कि इस स्पोर्ट्स इवेंट्स के अकॉर्डिंग आपको कौन सा काम कैसे करना है। तो हमने अब उनको ये बता दिया कि आपका क्या ड्यूटी है। ग्राउंड स्टाफ को क्या बताएंगे कि आप अपना जो ग्राउंड है जिसपे हम ऑल्दो कि जो भी स्पोर्ट्स प्ले होगा वो वहीं पे होगा, तो उसको प्रिपेयर रखें। स्टाफ मैनेजमेंट्स को, मेडिकल वालों को हम ये बताएंगे कि अपना फर्स्ट एड आप एकदम रेडी रखें, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि अनफॉर्चुनेटली किसको कब क्या हो जाए। ठीक है, तो इनको हम ऑर्डर्स पास करते हैं, इनको हम स्पेसिफाई करते हैं कि आपका काम ये है। ठीक है, डन।
स्टेबलाइजिंग कम्युनिकेशन, अब अलग अलग कम्युनिटीज है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये सारे के सारे जो हम उसमें नहीं है एक ग्रुप्स में, क्योंकि एट दी एंड सारे ग्रुप्स का एक यही काम है कि वो एकमात्र गोल ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, जो कि हमने प्लानिंग में डिसाइड कर रखा था। तो अब उसको अचीव करने के लिए सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ मिल के काम करना होगा। तो इसलिए जो हम है सारे डिपार्टमेंट्स के बीच कम्युनिकेशन सेटअप करते हैं कि अगर आपको जैसे कि एग्जांपल के थ्रू अगर समझाना चाहूँ तो टेक्निकल जो कमिटीज होती है वहाँ पे टेक्निक के एक्सपेक्ट से काम होता है कि आपको इक्विपमेंट्स ब्रॉड करने हैं। तो अगर आपको इक्विपमेंट्स खरीद के लाने हैं उसके लिए पैसे चाहिए, जो पैसे हैं वो जो मेन फंड है वो होता है फाइनेंस कमेटी के पास। तो अगर फाइनेंस कमेटी टेक्निकल कमेटी के साथ नहीं कोऑपरेट नहीं करेगा, उसकी बात नहीं सुनेगा, कम्युनिकेशन उनके बीच का अच्छा नहीं होगा, तो कैसे अच्छे इक्विपमेंट्स आ सकेंगे, उनके पास पैसे नहीं लाने के लिए। तो इसलिए दो कमिटीज का और डिपार्टमेंट्स का कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि हम ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू अच्छा कर देते हैं। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन जो इसके जो मेन टॉपिक्स है जो कि हम करते हैं कभी भी ऑर्गेनाइजिंग में, हम मेनली चीजों को सेट करते हैं। मीन्स कि आपकी अथॉरिटी सेट की गई है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट की गई है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। तो यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजिंग में हम यही देखते हैं कि लोगों की जो वो है हमें सेट करनी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। तो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्यों करना है ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग कर ली, अब क्यों जरूरत है, हमने हमारे पास ब्लूप्रिंट्स है, अब क्यों करें हम और कुछ काम, हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट टॉपिक है और ये नेक्स्ट स्टेप है जो कि लेना ही पड़ेगा। और इसके अंदर क्या है बेनिफिट्स, क्यों करना है हमें, कि ये जो है ड्यूटीज लोगों के बीच डुप्लीकेशन नहीं हो सकती। अगर आपको ये पता होगा कि आपका ये काम है, आप इस अथॉरिटी के अंदर आते हो और आपके लिए जो काम है वो प्रिस्क्राइब्ड है, तो इसके अंदर आप ये क्या करोगे कि आपका जो काम है वो डिवाइडेड है, तो इसमें आपको क्लैरिटी रहेगी कि जो मेरा काम है वो मैं करूंगा। यहाँ पे वर्क्स की डुप्लीकेशन नहीं होगी, यहाँ पे मेंशन होगा कि डुप्लीकेशन नहीं होता वर्क का, क्योंकि सबके लिए सारे जो कमिटीज हैं उनके लिए अपना एक वर्क स्पेसिफाइड होता है। ठीक है, अवॉइड्स कंफ्यूजन, वही कि अगर एक इंसान एक काम कर रहा है तो देन दूसरा पर्सन भी उसी काम को डुप्लीकेट ना करे या उसको दोबारा ना करे, तो उसको कंफ्यूजन नहीं होगी कि इस इंसान का ये काम है, मेरा ये काम है, तो हम ये करते हैं, तो उनको कंफ्यूजन नहीं होगी। फर्स्ट डुप्लीकेशन नहीं होगा कि कोई भी काम हर दूसरा इंसान नहीं कर रहा होगा, कि मैं भी फाइनेंस मैनेज कर रहा हूँ वो भी फाइनेंस मैनेज कर रहा है, फिर तो कैसे होगा, क्योंकि आप दोनों एक अलग बेसिस पे काम कर रहे हो ना। तो इट मीन्स कि डुप्लीकेशन नहीं होने वाला है और ना ही क्या कहते हैं कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और ऑर्डर हो या कोऑर्डिनेशन ये बेटर हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमने अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर रखी है। इट मीन्स कि किसको किसको रिपोर्ट करना है कि सर हमारे जो ग्रुप है इसने ये काम कर लिया है, तो अब ये एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है, तो हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। एंड देन वो अथॉरिटी है वो सामान लाके उनको प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि एट द एंड काम किसको करना है। तो ये जो रिलेशन जो है जो सेटअप किया गया है इसके थ्रू जो ऑर्डर्स होते हैं और जो कोऑर्डिनेशन वो बेटर हो जाता है। ठीक है, ईच कमिटी नोज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही कि ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू हम ये सेटअप करते हैं कि आपका ये काम है, आपकी ये ड्यूटी है, तो उनको अपनी ड्यूटीज के बारे में एकदम अच्छे से पता होता है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है और लिमिटेड होती है। तो इसकी वजह से और भी अच्छा जो होता है वो इम्प्लीमेशन होता है। ठीक है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, अगर हम देखें कि रियल वर्ल्ड टाइम में कैसे हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजिंग है ये वर्क करता है। इट मीन जैसे कि सिक्योरिटी टीम डजंट इंटरफेयर विद ये जितने भी एग्जाम्पल है इसमें सिर्फ यही एट द एंड बताया जा रहा है कि एक टीम जो है वो अपना काम ढंग से करी, वो दूसरी टीम के काम में टांग नहीं अड़ा रही। मीन्स कि सिक्योरिटी टीम जो है वो मीडिया के साथ जाके लड़ाई नहीं करने वाली कि हमारे जो काम है हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, तो आप क्या चैनलाइज कर रहे हो। जो मीडिया टीम है वो अपना चैनलाइज करेगी, मीन्स कि वो स्पोर्ट्स जो होंगे उसको चैनलाइज करेंगे, जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगी। तो मीन्स जो दोनों जो टीम्स है वो एक दूसरे के साथ वो कंफ्यूज नहीं होंगे, वो काम एकदम अच्छे से करेंगे। फाइनेंस कमेटी मैनेज फंड्स इंडिपेंडेंटली, वही कि एक ये बंदा भी फाइनेंस मैनेज कर रहा है, ये बंदा भी फाइनेंस मैनेज कर रहा है, इससे क्या होगा कि डुप्लीकेशन होगा, ये फंड्स को किसी और तरीके से यूज करेगा, ये किसी और, तो इसलिए शॉर्ट ऑफ फंड्स भी हो जाएगा कि क्या पता पैसों की कमी ही पड़ जाए। तो इसलिए कि सारे सब लोग अपना अपना काम वो है उनका स्पेसिफाइड, तो उसके अकॉर्डिंग वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। ठीक है, मार्केटिंग टीम हैंडल्स प्रमोशन सेपरेटली। अब मीडिया क्या क्या होता है कि वो मीडिया चैनलाइज करती है, लेकिन मार्केटिंग क्या है वो इस स्पॉन्सरशिप को हर जगह बताती है कि अब ये इस टाइमिंग पे इन दिनों पे जो स्पोर्ट्स है ना वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, तो जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी, तो अपना मार्केटिंग टीम अपना काम करेंगे। ठीक है, लॉजिस्टिक
टीम जो है वो अपनी जो जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद ही वो करेगा। देन टेक्निकल कमिटी भी अपने काम को करेगा, फिक्सचर्स बनाएगा, फील्ड तैयार करेगा, तो वो अपने काम स्पेसिफाइड तरीकों से करेगा। देन मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा, नाम से आपको दिख रहा है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब होता क्या है? इस सिंगल वर्ड का मतलब होता है फिलिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब एट द राइट टाइम। मतलब इसका कि जो सूटेबल पर्सन है किसी सूटेबल जॉब के लिए, उसको एक परफेक्ट टाइमिंग पे वहां पे हायर करना, वही होता है स्टाफिंग। तो इसके अंडर हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसकी मीनिंग्स और वो, तो हम उस पर चलते हैं जो कि है स्टाफिंग। स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम मेनली करते क्या है, फिलिंग द पोजीशन विद द राइट पर्सन विद द राइट क्वालिफिकेशन एट द राइट टाइम। इसी के अंदर लिखा हुआ है जैसे कि फिलिंग द पोजीशन एंड ऑर्गेनाइजेशन विद द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट, वही राइट पर्सन हो गया, ठीक है, राइट पर्सन, ठीक है, राइट जॉब एंड राइट टाइम। थ्री मेन इसके एलिमेंट्स जो कि राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम, ठीक है, डन। जैसे कि इसका एग्जांपल देख सकते हैं, फॉर द नेशनल एथलेटिक्स मीट्स, जैसे आप किसी भी एथलेटिक्स में देखेंगे जो वहाँ के ट्रेनर्स होते हैं, जो कि वहाँ पे जो मेडिकल्स के जो स्टाफ्स होते हैं वो सारे के सारे क्वालिफाइड होते हैं। वो कहीं भी विदाउट किसी टेस्ट के एंटर नहीं करते उन चीजों में, वो टेस्ट देते हैं, एक प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, रिक्रूटमेंट होती है उनकी, मीन्स कि आपका टेस्ट लिया जाएगा, इंटरव्यू होगा, देन आप इस काम को हमारे ग्रुप में आके और मतलब रन कर सकते हो। आप हमारे जॉब्स को आप एक्वायर कर सकते हो अपने जो भी स्किल्स है उसके थ्रू, उसके लिए आपका इंटरव्यूज होगा। तो स्टाफिंग में मेनली यही होता है, ठीक है। एक्टिविटी इन्वॉल्व इन स्टाफिंग, स्टाफिंग के अंदर ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करनी पड़ती है जिससे कि स्टाफिंग का जो प्रोसेस है उसको हम एकदम करेक्टली परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आपको मैन पावर, मतलब जो लोग हैं जो भी काम करेंगे किसी भी जॉब्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे, क्या आपको उनकी जरूरत है भी सही या नहीं। इट मीन्स कि हमें मैन पावर को एस्टिमेट करना है, हमें ये चेक करना है कि हमारे पास जितने मैन पावर अवेलेबल है, मतलब काम करने वाले हैं, और कितने हमारे जरूरत की है। तो इसको अगर हम डिफरेंस मैच करें, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो अगर मेरे को एक जो हमारे पास स्पोर्ट्स इवेंट अगर मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ उसमें लगभग मुझे 20 जो पर्सन है उनकी जरूरत है, और जो मेरे यहाँ राइट नाउ जो अभी जो टाइम है उसके अंदर मेरे यहाँ 18 जो पर्सोनल है वो अवेलेबल है। इट मीन्स कि मेरे को 2 लोगों की और जरूरत है। इट मीन्स कि मैं 2 लोगों को और रिक्वायरमेंट है, तो उनके लिए रिक्रूट करूंगी, उनको मीन्स उनको हायर करूंगी 2 लोगों को और, ठीक है। तो इसका मतलब कि पहले आपको ये करना होता है कि नंबर ऑफ नीडेड, वही आपको जरूरत क्या है, जरूरत कितने लोगों की है, आपको कितने, अगर मान लीजिए कि अगर आपको जरूरत तो है 10 लोगों की लेकिन आपके पास प्रेजेंट है 12 लोग, तो आप क्या करोगे फिर? ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास पहले से ही वो मैन पावर अवेलेबल है। देन आपको जरूरत है 10 लोगों की लेकिन आपके पास है 8 लोग, तो यहाँ पे रिक्रूट करेंगे, हम रिक्रूट करेंगे मीन्स कि यहाँ पे हम लोगों को बुलाएंगे कि आओ आप इंटरव्यू दो, एंड देन आप हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन आप उसमें सम्मिलित हो जाओ और अपनी जॉब्स के अकॉर्डिंग काम परफॉर्म करना स्टार्ट कर दो। एंड देन हम मूव करते हैं कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। वही अगर जरूरत है लोगों की, अगर मुझे मैन पावर चाहिए, मीन्स लोग चाहिए मुझे काम वो करने के लिए, परफॉर्म्स करने के लिए, देन मैं एक जो प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, रिक्रूटमेंट का, मीन्स हायर करना, जो ये वर्ड है इसका मतलब होता है हायर करना, ठीक है, हायरिंग। ये हायरिंग का एक प्रोसेस होता है जिसमें कि सबसे पहले वो होता है जहाँ पे हम इनवाइट करते हैं लोगों कि आओ हमारे पास, आप अपना जो सीवी है, जो भी कहते हैं आप सीवी है, उसको सबमिट करो, अपना इंटरव्यूज दो, जिसके अकॉर्डिंग हम आपको सिलेक्ट करेंगे और अपने टीम में शामिल कर लेंगे। इसमें सिलेक्टिंग द सुटेबल पर्सन एंड देन ट्रेनिंग, वही किसी भी जॉब्स के लिए हम पहले सिलेक्शन का एक प्रोसेस चलता है जिसके अंदर कि हम लोगों को बुलाते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, देन उनकी स्किल्स और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको काम प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट हो गया। देन इसका फोर्थ क्या आता है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। मीन्स कि अब जब वो पर्सन आ गया हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे ये काम चल रहा है, हमारे जो टीम्स है, देन हम उनको लोगों से मिलवाते हैं, पहले तो उसकी प्लेसमेंट हो गई। देन ओरिएंटेशन मीन्स कि आपको हम रूबरू करवाते हैं कि ये हमारे टीम्स मेंबर्स है, ये हम ये काम करते हैं, ये आपका वो होगा वर्क एरिया होगा, ये आपके कलीग्स होंगे, तो ये ओरिएंटेशन होता है। देन हम आते हैं इसके इस पे लास्ट पे
जहाँ पे अगर जो पर्सन है वो फ्रेशर है और वो जो फील्ड है उसमें हमेशा फ्रेशर की जरूरत होती है, या ऐसा कि वो जो पर्सन आ रहा है वो फ्रेशर है, तो उनको हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं। इट मीन्स कि हमें उनको उस काम के अकॉर्डिंग जितने भी आपको किस तरीके से, कौन सी टेक्नोलॉजी से, किन स्टेप्स से आपको ये वर्क परफॉर्म करना है, वो भी हम आपको ट्रेनिंग के थ्रू सिखा दे देते हैं, किसमें, स्टाफिंग के प्रोसेस में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या है, डन। बेनिफिट्स ऑफ स्टाफिंग, क्यों करना है स्टाफिंग, क्या रीजन है स्टाफिंग करने का। तो अगर हम कह दें एक शब्दों में कि अगर मैं लोगों को, मैं किसी भी इंसान को उठा ले आ रही हूँ कि जो अभी जो हमारे गली के जो 84 दादा हैं उनको ले आती है, वो कर देंगे हमारे सिक्योरिटी का काम, क्या वो कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे जो चीजें हैं, जो टीम्स है, जो मेंबर्स है, जो एनवायरनमेंट है, क्या वो नॉर्मल पर्सन उसको अक्वायर करके उसमें जाके क्या वो परफॉर्म करेगा एज वेल एज कि जो प्रोफेशनल पर्सन होगा किसी काम के लिए, जो सिक्योरिटी मैन अगर किसी प्रोफेशन से आके वो हमारे यहाँ जो एज ए सिक्योरिटी में ज्वाइन करेगा, क्या वो उसके अकॉर्डिंग होगा? नहीं ना। इसलिए फर्स्ट कि हमें ये चाहिए होता है राइट पर्सन, वही कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। आप जिस जॉब्स के लिए आए हो उसके अकॉर्डिंग आपके पास एक राइट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप सिक्योरिटी में आ रहे हो तो आपके पास बॉडी होनी चाहिए, आप फिजिकली ज्यादा स्ट्रेंथन होना चाहिए एज कम्पेयर टू आपकी मेंटली और एनी स्ट्रेंथ। ठीक है, रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, यही स्टाफिंग्स में क्या होता है, अगर आप बार बार कि मुझे ना सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी क्योंकि जो हमारे टीम मेंबर्स है वो बहुत बड़े, जो हमारे प्लेयर्स आ रहे हैं या जो हमारे जो स्पोर्ट्स इवेंट्स है वो हमारे बहुत ज्यादा फेमस लेवल पे है, तो लोग जो ऑडियंस है वो थोड़े होते हैं ना कि चिड़चिड़े से जो आ जाते हैं आपके आगे पीछे, एंड देन उनको जो संभालने के लिए जो बॉडीगार्ड्स चाहिए ना, उसके लिए जो होता है उन बॉडीगार्ड्स को हम कैसे, ये अगर मैं हर स्पोर्ट्स इवेंट पे बाहर से बुलवा रही हूँ, एक होता है ना कि टीम अप, कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाने वाली टीम है, यहाँ से हमेशा हर एक स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग हम तब बॉडीगार्ड्स को बुलवा रहे हैं, तो इससे ना हमारा कॉस्ट बार बार रिपीट होगा, हर एक इवेंट्स के लिए बार बार हमें बुलवाना पड़ेगा, बार बार हमें कॉस्ट पे अप करनी पड़ेगी। लेकिन जो आप परमानेंटली किसी एक रिक्रूटमेंट के जो प्रोसेस है, मतलब हायरिंग के प्रोसेस से आप लोगों को हायर कर देते हो, एंड देन वो आपके हर एक स्पोर्ट्स इवेंट्स में एज अ सिक्योरिटी जो मैन है वो आपको ज्वाइन अप करे रहेगा, और देन आपको बार बार जो कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, वो आपकी ज्यादा नहीं आएंगी क्योंकि आप एक बार में उसको बियर अप कर लेंगे। इसका और क्या, अवॉइड रिपीटेटिव रिक्वायरमेंट, वही अगर हम बार बार नए लोगों को वो कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हो, या ऐसे लोगों को जो कि जिनकी क्वालिफिकेशन स्किल्स उनके जो जॉब है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो उनको आपको ट्रेन करना पड़ेगा, फिर उसी प्रोसेस आपको बार बार जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको न्यू पर्सन चाहिए जो कि उसके जॉब्स के अकॉर्डिंग काम करे, उसके पास स्किल्स और क्वालिफिकेशन हो। तो इसमें क्या होगा कि आपको बार बार जो रिपीट करना पड़ेगा सारे, तो जो स्टाफिंग है ये इन सारी दिक्कतों को खत्म कर देता है। ठीक है, इम्प्रूव इवेंट क्वालिटी, अगर आपके पास जो टीम वर्कर्स है वो ही अच्छे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो अभी आपका वो स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज होगा वो अपने आप ही अच्छा होगा, क्योंकि वो सारे परफॉर्मेंस जो है, जितनी भी एक्टिविटी है वो एक्यूरेटली काम कर रही है। ठीक है, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स, वही अपने जो अगर जो पर्सन है वो अपने राइट क्वालिफिकेशन के साथ राइट जॉब पे है तो वो अपना काम एकदम अच्छे से प्रो माइंड से करना जानता है, लेकिन वही आप किसी नूब को लेके आ जाओ और उसको कहो कि आपको ये काम करना है, क्योंकि आप उसको ऑर्डर पास करो तो क्या पता वो उस काम को और खराब कर दे। इसलिए तो हमें ये करना होता है कि जो राइट पर्सन है वही एक राइट जॉब के लिए क्वालिफाइड हो, इसलिए हम स्टाफिंग को प्रेफर करते हैं। ठीक है, इंक्रीज मोटिवेशन, वही कि अगर मैं अपने जो, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं टीचर बनूं इन फ्यूचर और अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि आपको पढ़ा के मुझे भी अच्छा लग रहा है, एंड देन कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। इट मीन्स कि मुझे मेरे वर्क से सेटिस्फेक्शन है, तो इससे मुझे अपने आप ही जो इंटरनल मोटिवेशन होता है वो अपने आप ही आएगा, मुझे एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एंश्योर सेफ्टीज, वही कि अगर आप सही मेडिकल स्टाफ को अगर रिक्वायर वो करते हैं, रिक्रूट करते हैं, हायर करते हैं, तो इसका ये होगा एक एडवांटेज कि आपको एट द टाइम वो जो राइट पर्सन है जो उस काम को एकदम अच्छे से एक्यूरेटली कर सकता है, वो पर्सन उस काम को फुल्ली अच्छे से करेगा। तो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि होगा शायद बेनिफिट्स, नहीं, खत्म। फोर्थ है हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के नाम से पता चल रहा है कि हमें लोगों को डायरेक्शन बताना है, आपको किस डायरेक्शन में क्या काम करना है आपको ये बताना है हमें। आप इस काम को इस तरीके से कर सकते हैं, आपको मोटिवेशनल नहीं फील हो रहा तो आपको हम बहुत सी चीजें, ऐसा हो सकता है कि आपको हम
ऐसी चीजें प्रोवाइड करवाए जिससे कि आपको अपने काम में मन भी लगे और आप उसको पूरी इच्छा से करें। ठीक है, तो हम डायरेक्टिंग में पढ़ेंगे डायरेक्टिंग का मीनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है। नाम से अगर आप जानना चाहें तो नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्टिंग। इट रिफर्स टू गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग पीपल। जो भी आपकी टीम मेंबर्स है, जो आपके टीम में काम कर रहे हैं, तो वो इंसान ही ना, उनको काम करने के लिए डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे में जो काम है वो पाइलअप हो जाता है और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। इसमें जो होता है डायरेक्टिंग में हम मेनली लोगों को गाइड करते हैं कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, इंस्ट्रक्शन पासिस करते हैं एंड देन उसको मोटिवेटेड रखते हैं कि आप अपने काम में कैसे और भी ज्यादा अच्छा हो सकते हैं, जिससे कि ओवरऑल जो है, जो एट द एंड जो प्लानिंग का जो गोल था उसको हम हिट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ड्यूरिंग फुटबॉल टूर्नामेंट के टाइमिंग में क्या होता है कि जो टीम जो होते हैं, टीम मैनेजर जो है वो प्लेयर्स को डायरेक्ट करते हैं। क्या उसमें होता है, कई बार आपने देखा होगा कि जो स्क्रीन टाइमिंग साइड में दिखते हैं कि प्लेयर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेटेड फील करने लग जाते हैं कई बार, कि आपका शॉट छूट गया या आप नई ढंग से प्ले नहीं कर पाए फर्स्ट राउंड में, तो इससे मोटिवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है। तो जो उनके जो मास्टर्स होते हैं, जो टीम जो वो होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो अपने प्लेयर को मोटिवेटेड करते हैं कि हाँ आप में स्टेमिना है, कोई नहीं, पहला राउंड खराब गया, आप नेक्स्ट में अच्छा करें, आप नेक्स्ट टीम में वो कर सकते हैं, तो कीप वेल, उनको मोटिवेट करते हैं वो। ठीक है, डायरेक्टली मेनली यही होता है। डन, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। एलिमेंट्स, ऑब्वियस सी बात है कि डायरेक्टिंग के भी स्टेप्स होंगे, कुछ करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल चलो डायरेक्टिंग, यहाँ पे हम करते हैं सुपरविजन, मीन्स कि ताका झाकी कर रहे हैं हम काम को। यदि ये जो इस क्या कौन सी क्लासेस होते हैं, वो जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं, उनको लेके हम चेक करते हैं कि क्या आप अपना काम ढंग से कर रहे हैं। आपको जो हमारे टीम मेंबर्स जो काम परफॉर्म कर रहे हैं, हम उसको सुपरवाइज करते हैं। क्या वो सारे के सारे लोग जो काम है, जो हमने प्रोवाइड करवाया था, जो हमने प्रिस्क्राइब किया था कि ऐसे 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 आपको करना है, जो स्टैंडर्ड सेट है, क्या आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। इट मीन्स कि हम आपको सुपरवाइज करें, हम देख रहे हैं कि आप कैसा क्या काम करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख के तो ऑब्जर्व करेंगे कि आपके जो टीम मेंबर्स वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेप्स होगा इसका, वो है, स्टेप्स नहीं कह सकते हम, इसके एलिमेंट्स कहेंगे कि इसमें लोगों को हम पहले सुपरवाइज करते हैं कि हाँ आप ये काम कर रहे हो, ये काम कर रहे हो, एंड देन हम लोग साथ कम्युनिकेशन फिक्स करते हैं कि क्या पता उस टीम मेंबर में, जो एक स्पेसिफाइड टीम हो, उनमें किसी टीम मेंबर को ये दिक्कत समझ ना आ रहा हो कि ये काम स्पेसिफिकली करना कैसे है, क्योंकि सबके जो माइंड टाइप होते हैं या जो समझने का तरीका था, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो सबका डिफरेंट होता है, वो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि हम एक बेटर कम्युनिकेशन से उनके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, उनको जो चीजें जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी फुलफिल कर सकते हैं, जिससे कि वो मोटिवेटेड भी फील करेंगे, उनको डायरेक्शन मिलेगा काम करने का, जिससे कि हमारे एट द एंड हमारा गोल जो है स्मूथली हम उसको हिट कर सकेंगे। ठीक है, प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन, वही कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, अगर मैं बताऊंगी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये जो चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, आपको मैं इंस्ट्रक्ट ही तो कर रही हूँ, मैं आपके अंदर नॉलेज को फिल अप नहीं कर सकती। ये स्पून ऑफ बाइट नहीं है जो कि आप लोगे और आपको समझ आ जाएगा। मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, मैं गाइड कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसके ये एग्जांपल। अब ये अपने आप से, क्योंकि आपको यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ, इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ मैं आपको, हम कम्युनिकेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन को हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं, जिससे कि आपको समझ आ रहा है कि हाँ ये टॉपिक्स है, ऐसे मैम पढ़ा रही है। तो ये कम्युनिकेशन का होना किसी भी टीम्स में या किसी भी लेवल ऑफ बिजनेस में या मैनेजमेंट में हमेशा ही जरूरत होती है। ठीक है, देन हम इसके फोर्थ उस पे जाते हैं। इसमें इसका फोर्थ एलिमेंट, जो थर्ड एलिमेंट है, वो क्या है, लीडरशिप। किसी भी टीम, एक अगर हम स्पेसिफाइड टीम को ले, ये एक स्पेसिफाइड टीम है जिसमें कि मैं उनकी लीडर, मैं इन सारे लोगों को इंस्ट्रक्शन भी पास करती हूँ, मैं उनके साथ काम भी करती हूँ कि उनको ऐसा फील अप हो कि ये जो लीडर है वो हम पे शासन नहीं करके हमारे साथ मिल के वो हमें एक डायरेक्शन में काम करने को मोटिवेट कर रहे हैं। इट मीन्स इन्फ्लुएंसिंग द पीपल टू वर्क एफिशिएंटली। हम हर एक पर्सोनल को जो कि हमारे टीम में है अभी, उनको एक सिर्फ एक जो होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है वो एट द एंड एक ही है, भले ही हमारे यहाँ 10-10 टीम्स है जो कि काम कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन उनका एट द एंड गोल क्या है, एट द एंड तो ऑब्जेक्टिव तो सेम है सबका। तो उस ऑब्जेक्टिव को हिट करने के लिए, या कहूँ उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, हम लोगों को डायरेक्ट भी कर रहे होते हैं। उनके जो वर्क एफिशिएंसी है उनको हम अपने प्रेजेंस से उनको इन्फ्लुएंस कहते हैं कि आप ऐसे न
ना करके ऐसे करे, उनको ऐसा मोटिवेट करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, जिससे कि वो अपने काम जो उनकी वर्क एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है और वो अपना जो है काम अच्छे से करते हैं। जैसे कि मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट ऑल द स्टेक होल्डर। इस मीन्स स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो स्पोर्ट्स इवेंट का जो ऑर्गेनाइजर है उसके खुद के भी तो एक वो होंगे ना कि स्टेक होल्डर्स, मतलब उस कंपनी के जो पार्ट होल्डर्स जो होंगे जो उस कंपनी को फंड अप कर रहे हैं, उनको होल्ड करने के लिए मैनेजमेंट जो है वो वर्क करता है, उनको लीड करता है कि अगर आप हमारे इस वाले स्पोर्ट्स इवेंट्स में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे तो इससे जो है प्रॉफिट ज्यादा बनेंगे एंड देन एट द एंड आप ही का इसमें फायदा है। ठीक है, लीडरशिप हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इन कामों को फिल करने के लिए। मोटिवेटिंग, वही मोटिवेशन, हम आपको एक इंटरनल एक ऐसा मोटिवेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये टेंजिबल नहीं होता, हम इसको टच नहीं कर सकते, ये एक ऐसा फीलिंग होता है जिसको हम महसूस करते हैं, जिसके थ्रू हम लोगों को एनकरेज करते हैं बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए कि आप हमारे टीम्स के मेंबर हो। हम एट द एंड अगर हमारे टीम्स जो अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स है वो अपने आप ही अचीव होगा। तो इसका मतलब कि हम उनको एनकरेज करते हैं बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, मोटिवेशन खत्म। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्टिंग। हमें डायरेक्टिंग करना क्यों? एट द एंड क्वेश्चन यही है कि हम कोई काम क्यों करें। अब इसके रीजन से हो सकते हैं, जैसे कि इंटीग्रेट एफर्ट्स। मुझे पता है कि क्योंकि मैंने प्लान प्रिस्क्राइब करा है तो मुझे पता है कि हमारा एंड गोल ये है, लेकिन जो छोटे छोटे टीम जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं, क्या उनको ये पता है कि जिस डायरेक्शन में वो काम कर रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं वो किसी एक स्पेसिफाइड गोल के लिए? उनको अगर पता भी है, क्या वो उस वे में, क्या उस तरीके से वो काम करे जो कि हमारे एक स्पेसिफाइड गोल्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है? अगर वो नहीं करे तो हम उनके जो एफर्ट्स है, जो कि एक टीम यही चाहेगा कि मेरी टीम अच्छे से परफॉर्म करे, इट मीन जैसे टेक्निकल कमिटीज है वो तो यही चाहेगी कि मैं सारे जो इक्विपमेंट्स है उसको यहाँ पे ला के रख दूं और इसके बाद जो भी काम होगा वो लॉजिस्टिक कमिटी हो गई या जो वो है फाइनेंस कमिटी वो करेंगे। इट मीन्स कि उसका ये पर्सपेक्टिव ये नहीं है कि हम एट द एंड वाले जो स्पोर्ट्स इवेंट जो हम वो ऑर्गेनाइज करें उसको हम पूरी तरह से अच्छे से परफॉर्म करें, उसका ये है कि मैं अपनी ड्यूटी खत्म कर लूं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि हमें एट द एंड जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरे ही टीम का होना चाहिए, किसी एक पर्सनल का या किसी एक कमिटी का नहीं होना चाहिए। तो हम सारे लोगों की जो इतने भी एफर्ट्स होते हैं कि ये इक्विपमेंट्स लाएंगे, जो टेक्निकल कमिटीज होती हैं, देन उसके बाद लॉजिस्टिक जो कमिटीज होती है उसको अरेंजमेंट सेटअप करेंगे एंड देन ऑन जो भी कमिटीज है वो अपना अपना काम जो उनके रिस्पेक्टिव वर्क्स है वो एकदम अच्छे से परफॉर्म करेंगे, जिससे कि एंड गोल हमारा सेटिस्फैक्टली पूरा होगा। ठीक है, प्रोवाइड मोटिवेशन टू द स्टाफ्स। ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्टिंग हम आपको पर्सनल जो एक माइंड में हम आपके इंटरनल जो फीलिंग्स वो कर रहे हैं, जैसे मोटिवेशन से हम इंटरनल फीलिंग्स को जागरूक करते हैं, जिसके थ्रू आप अपने काम को और भी अच्छे तरीके से करने के लिए मोटिवेटेड हो जाते हैं। इट मीन्स कि हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं अपने स्टाफ्स को कि आप ये काम ऐसे करो कि हमारा काम एकदम अच्छे से हो और आपको जो है ना इन कामों का क्रेडिट भी मिलेगा। ठीक है, इम्प्रूव्स रिलेशनशिप बिटवीन डिपार्टमेंट्स। वही कि जैसे बताया मैंने आपको इक्विपमेंट्स का, हम मेनली इस पे बात कर रहे हैं, जो टेक्निकल जो वो डिपार्टमेंट है वो खरीद के लाएगी, वो उसका यूज करने के लिए, क्योंकि आप टेक्निकल एक्सपर्ट्स है उनके पास, वो लाएगी, लेकिन वो खरीदने के लिए तो पैसे चाहिए ना। अगर उनके रिलेशन जो है उनको हम ढंग से डायरेक्ट नहीं करेंगे कि आपको जो है फाइनेंस कमिटी के पास जाना है एंड देन उनको कहना है कि ये बंडल्स ऑफ इक्विपमेंट है जो कि हमें चाहिए काम के लिए, तो उसके लिए आप हमें फंड दो। तो अगर आपके बीच अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा, अगर हम आपको डायरेक्ट ही नहीं करेंगे, इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे कि आपको कैसे जाके कब कैसे प्रेजेंट करना है कि ये सब ये है, तो उस डील पे वो हाँ करें, वो फंड्स आपको प्रोवाइड करवाएं, तो आप कैसे काम करोगे। इसलिए डायरेक्टिंग में ये मेन है कि हम जो डिपार्टमेंट है उनके बीच का जो इंटर पर्सनल जो रिलेशन होता है उसको हम बहुत ही अच्छे से मेंटेन करते हैं। ठीक है, क्लैरिफाइड ड्यूटीज, वही कि हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि आपको ये करना है और आपको ये करना है, आपका जो वर्क एरिया है वो स्पेसिफाइड है, तो आपका जो काम है वो आप उसमें क्लैरिफाई कि मुझे ये करना है और इसको ये करना है। ठीक है, नो डुप्लीकेशन, एंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क। वही कि अगर एट द एंड सबको अपना अपना काम कर रहा है तो कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, तो हमारा जो वर्क जो है वो एकदम स्मूथली रन करेगा। एग्जाम्पल, वही ऑल कमिटी वर्क टुवर्ड्स वन गोल। हम जो जितनी भी कमिटीज है, टेक्निकल हो गई या कह दूं फाइनेंस हो गई, या जितने भी है वो कमिटीज एट द एंड एक गोल के लिए काम कर रहे हैं। तो डायरेक्टिंग यही कहता है कि जितने भी जो कमिटीज हैं उनके जितने भी एफर्ट्स वो एक गोल की तरफ डायरेक्टेड हो, ना कि सब अपने इंटरपर्सनल जो वो है
ऑब्जेक्टिव उसको पूरा करने में लगे, ठीक है। स्टाफ परफॉर्मेंस एंथुसियास्टिकली, इट मीन्स कि वो जो भी काम कर रहे हैं, जो स्टाफ्स हैं, उनको एट द एंड डायरेक्टिंग के थ्रू हम उनको मोटिवेट करते हैं कि आप इस काम को एकदम अच्छे से परफॉर्म करेंगे, तो एट द एंड आपको जो क्रेडिट्स है, आपके जितने भी वेतन है, वो सब आपको करेक्टली प्रोवाइड करवा देंगे, तो उससे वो मोटिवेटेड फील करते हैं, ठीक है। मोटिवेशन, टेक्निकल लॉजिस्टिक टीम कोऑर्डिनेशन बेटर, वही जो टेक्निकल्स होते हैं, जितनी भी कमिटीज हैं उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन वो बहुत ही ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि सबको पता है कि मैं इस कमिटी से बात करके इतना फंड रेज करूंगा, फिर मैं ये सामान लेके आऊंगा जो कि टेक्निकल कमेटी करेंगी, एंड देन वो लॉजिस्टिक वाले को दे देंगे कि आप लो इससे अरेंजमेंट्स करो। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा है इनके बीच, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टिंग अच्छा है, ठीक है। ईच मेंबर नो एग्जैक्टली व्हाट इज एक्सपेक्टेड, इट मीन्स कि डायरेक्टिंग में हम लोगों को बता रहे होते हैं कि ये जो आपको जिस वे में, जिस गोल के लिए काम करना, आपको ये रहा आपका गोल, आपको इस डायरेक्शन में वर्क करना है। तो इसलिए कि वो जो भी एक एक टीम्स के मेंबर, तो ये पता होता है कि एट द एंड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज अ रिजल्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग जो कि इसका फिफ्थ फंक्शन है, किसका? मैनेजमेंट का। नाम से हमें पता चल रहा है कि हमें चीजों को, जो भी एक्टिविटीज जो परफॉर्म की है, उसको हमें कंट्रोल करना है। जो स्टैंडर्ड आपने सेट करे, क्या उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप काम कर पा रहे हो? एक बार हम मीनिंग से यहाँ से पढ़ेंगे। कंट्रोलिंग एंश्योर दैट एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंगली टू द प्लान्स। जो भी आपने प्लान्स में एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स। प्लान्स में मैंने ये स्टैंडर्ड सेट करा, और जो रियलिटी में जो काम हो रहा है मेरा इस लेवल पे हो रहा है। क्या जो मैंने प्लान्स में बताया था, जो स्टैंडर्ड सेट करा, क्या उस स्टैंडर्ड पे ये काम कर रहा है? नहीं कर रहा। इट मीन्स की डेविएशंस है। अभी मैं पहले ये बताती हूँ, इट इन्वॉल्व्स मेजरिंग। वही पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल लेवल पे हम कैसा काम कर रहे हैं। हमने ये सेटअप करा था, ये हमारे एक्चुअल लेवल्स है, ठीक है। एंड देन हम अपना जो है कंपेयरिंग, हाँ, जो स्टैंडर्ड सेट करा है, ये स्टैंडर्ड है, ये मेरा एक्चुअल लेवल है। क्या स्टैंडर्ड और एक्चुअल लेवल ढंग से है, एक दूसरे के साथ है? क्या स्टैंडर्ड जो सेट किया था, क्या उस पे मैच कर रहा है हमारी रियल टाइम एक्टिविटी, जो कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है? नहीं। इट मीन्स कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो डेविएशन है, चेंजेस है। इट मीन्स जो आपने स्टैंडर्ड जो आपने सेट किए थे, आप उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर, अगर नहीं कर रहे हो, तो इसके लिए यहाँ पे हम करेक्टिव जो मेजर्स होते हैं, जो भी करेक्टिव एक्शन होते हैं, उसको हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग का ओवरऑल मतलब यही होता है, फर्स्ट कि हम, आपको ये पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड सेट करें आप काम का, आपको आपके एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, उसको कंपेयर करना होगा स्टैंडर्ड से। अगर आपको कोई चेंजेस दिखते हैं कि हाँ ये जो स्टैंडर्ड सेट किया उससे ज्यादा, इट मीन्स कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स है वही कम थे, उसलिए हमारी एक्टिविटी रियलिटी में ज्यादा अच्छी है। अगर वो स्टैंडर्ड से कम है, इट मीन्स कि जो स्टैंडर्ड्स है वो टू हाई है, नहीं तो जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है वहां पे कोई दिक्कत है, इसलिए स्टैंडर्ड से वो एक्टिविटीज मैच नहीं कर रही है, ठीक है। तो अगर डेविएशन है, मीन्स चेंजेस है, तो उसको हम कवर अप करते हैं बहुत से करेक्टिव मेजर्स को लेके, ठीक है। देन अगर हम एग्जांपल का थ्रू अगर ले, तो इसका क्या होगा? ऑर्गेनाइजिंग ऑफ एन आईपीएल सेशन सेट स्टैंडर्ड्स, मींस आईपीएल सेशंस, जो क्रिकेट होते हैं उसमें आईपीएल सेशंस जो हम सेट करें, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऐसे काम करना इस लेवल पे कि जो ऑडियंस है वो ज्यादा से ज्यादा उसमें एनरोल्ड हो, ठीक है। अगर जो हम उस लेवल को सेटअप, उस स्टैंडर्ड को हिट नहीं कर पा रहे, इट मीन्स कि हमारे जो है वर्क एफिशिएंसी कम है, या हम ढंग से काम नहीं कर रहे, हमारे एफर्ट्स हम जो है वो पूरी तरह से हम नहीं डाल रहे उस काम में, ठीक है। कंट्रोलिंग में बेसिकली हम यही करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, जो कि है स्टेप्स। कंट्रोल जो है, ऑब्वियसली बात है, कंट्रोल जो है, हम किसी भी काम को कंट्रोल करेंगे उसमें भी बहुत से स्टेप्स होते हैं जो कि प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपको किस स्टैंडर्ड तक आपको अपना काम करना है, स्टैंडर्ड फिक्स नहीं होगा, तो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को किस लेवल तक लेके जाओ, उस लेवल को सेट करना होगा जिस लेवल आपको पहुंचना है, ठीक है। तो सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मतलब कि एग्जांपल ले ले, फिक्स बेंच मार्कर्स, मीन्स कि क्या पता हमसे जो ये जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रही है या जो टीम जो प्ले करे, इससे पहले जो हुआ था स्पोर्ट्स इवेंट्स, उसमें जो बेंच मार्क है कि हाँ इस टीम ने, इस प्लेयर ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा प्ले किया, इतना अच्छा ऑडियंस को उन्होंने इन्फ्लुएंस करा था, तो हमें वो एक बेंच मार्क है,
उस स्टैंडर्ड से अब हमें ऊंचा होना है, तो ये आपका स्टैंडर्ड सेट हो गया, एंड देन आपको उस लेवल से ऊपर नहीं तो उस लेवल तक काम करना है, ठीक है। देन फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि आपको ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड्स क्या सेट हुए हैं काम के। देन मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है क्या वो आपके स्टैंडर्ड से नीचे है या वो आपके स्टैंडर्ड से ऊपर है या आपके स्टैंडर्ड से एकदम मैच्ड है। अगर वो एकदम मैच्ड है, देयर इज नो नीड ऑफ टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। अगर वो आपके जो स्टैंडर्ड्स है उससे नीचे है, मींस कि जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया कि हमारा काम ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, इट मींस कि आपने जो एक्चुअल वर्क है अगर या तो उसमें कोई दिक्कत है या मींस कि आपकी एफिशिएंसी, जो वर्क एफिशिएंसी वो अच्छी तरह से नहीं है, या तो आपने स्टैंडर्ड वे टू हाई कर दिया है कि जिसको आप एक्चुअल में हिट ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। देन वही आपको मेजर करना था फर्स्ट, क्या पे एक्चुअल परफॉर्मेंस है क्या, स्टैंडर्ड सेट कर दिया, फिर एक्चुअल जो परफॉर्मेंस वो भी देख लिया, फिर जो थर्ड स्टेप है वो हम इसको मेजर कर रहे हैं, जो अभी मैंने प्रीवियसली बता दिया, इट मींस कि हम उसको मेजर करें, ज्यादा है कम है, स्टैंडर्ड मैच हो रहा है नहीं हो रहा, इसके अकॉर्डिंग। अगर स्टैंडर्ड्स में कोई डिवीजन है, मींस चेंजेस है कि जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम परफॉर्म नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, हम उस काम को ढंग से करने के लिए करेक्टिव मेजर्स को लेंगे, ठीक है। डन। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मुझे करनी क्यों है, क्यों करनी है कंट्रोलिंग मुझे। फर्स्ट, प्रोवाइड डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर। किसी भी काम को, किसी भी इवेंट्स को वो एक डिसिप्लिन्ड वे में करवाता है, एक स्ट्रक्चर देता है जिसके अंडर, जिस फ्रेमवर्क का अंडर वो काम करेगा, वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। हेल्प्स आइडेंटिफाई वीकनेसेस एंड गैप्स, वही जो आपने स्टैंडर्ड सेट करें, जो आपका रियल परफॉर्मेंस है, इसके बीच का जो डिफरेंस है ये आपको ये बताता है कि आपकी वीकनेसेस क्या है और क्या आप ऐसा छोड़ रहे हो, क्या ऐसे गैप्स है जो कि आपके स्टैंडर्ड्स और आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्यों नहीं मीट होने दे रहे, है ना। इससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा, आप इस चीजों के लिए एक करेक्टिव मेजर्स लोगे कि अगर ये स्टैंडर्ड से ये मेरी परफॉर्मेंस है तो इसको और अप हाई करने के लिए मुझे करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। प्रिवेंट इनडिसिप्लिन, वही हम कंट्रोलिंग को लेते ही एक ऐसा फ्रेमवर्क की तरह है जिसके अंडर हमें काम करना होता है, इट मींस ये डिसिप्लिन करके रखता है लोगों को, इनडिसिप्लिन नहीं होने देता, ठीक है। इंक्रीज एफिशिएंसी, अगर आपके पास बाउंड्रीज होंगी, आपकी लिमिट्स, किसी भी काम करने की लिमिट्स होती है तो वो काम और भी अच्छे इनहेंस तरीके से अपने हाई पोटेंशियल तक काम करते हैं जब उसकी लिमिट्स जो है वो सेफ गार्ड के अंडर होती है, ठीक है। हेल्प्स इन फ्यूचर प्लानिंग, वही कि अगर हम अपने जो पास्ट में हुए गलतियों को उसको रिपीट ना करके इन फ्यूचर में और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए हम कंट्रोलिंग को परफॉर्म करते हैं एज अ फिफ्थ फंक्शन और द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक। नेक्स्ट पे जाते हैं हम। आइए अब जो मेन जो हमारा कमिटीज, जिसके बारे में हम स्टार्टिंग से ही जो हम बात कर रहे थे कि कमिटीज होती है बहुत सारी, उनमें से हमारे मेनली 4 कमिटीज हैं, जो वेरियस कमिटीज है जो कि हमारे जितने भी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, जो भी काम होता है हमारा वो सारे डन होते हैं। ये 4 कमिटीज जो है वो हर एक एरिया जो होते हैं, स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको कि परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट होता है टेक्निकल कमिटीज, इसके नाम से पता चल रहा है कि जितने भी टेक्निकल एक्सपेक्ट्स है, इक्विपमेंट्स लाना या कह दूं फिक्सचर्स बनाना कि किस स्टैक्स में जो ये काम होगा, फिक्सचर्स जो होते हैं मैच के, फील्ड को प्रिपेयर करना, इन सारी चीजों को जो है ये कौन करता है, टेक्निकल कमिटीज कर रहा है। ये जितनी भी चीजें वो टेक्निकल एक्सपेक्ट है जो कि परफॉर्म करता है, टेक्निकल कमिटी करता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वो था क्या, कमिटी। सेकंड कमिटी है लॉजिस्टिक कमिटी, इट मींस ये इसके नाम से पता चल रहा है जितने भी ऑल द अरेंजमेंट्स, जितने भी लॉजिस्टिक वर्क है, मींस कि जितने भी अरेंजमेंट्स के वर्क है, आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना है, आपको रिफ्रेशमेंट अरेंज करना है, देन आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है, जो भी उन लोग है, जो प्लेयर्स है, जो टीम्स है, जो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको ट्रांसपोर्टेट करना है, यहाँ पे लाना है उस जगह पे, रजिस्ट्रेशन हो गया आपके काम से, वो जो चीजें हैं वो कौन करवाता है, वेन्यूज, रिफ्रेशमेंट, वो होते करवाते हैं हमारे लॉजिस्टिक कमिटीज है, ठीक है। डन। देन इसका थर्ड आता है फाइनेंस कमिटी, नाम से पता चल रहा है, इट मींस कि जितने भी फंड्स के जो भी वर्क्स होते हैं वो सबको कौन डन करता है, फाइनेंस कमिटी। फाइनेंस अरेंज कौन करता है, उसको ब्रेक डाउन कौन करता है, उसको प्रोवाइड कौन करवाता है, किस एरिया में कितना लगना है फाइनेंस, ये सब कौन बताता है, फंड्स।
वो बताता है फाइनेंस कमिटी। बैकबोन ऑफ द इवेंट्स, ऑब्वियसली किसी भी काम को करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, पैसे कौन करवाएगा, वो देगा फाइनेंस कमिटी, ठीक, डन, वो बैकबोन होती है। इस बात को याद रखना कि जो ये है फाइनेंस कमिटी जो है वो बैकबोन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। मार्केटिंग कमिटी, हमें ये ऑडियंस को बताना होता है कि कहाँ से कब कौन से टाइम पे किन दिनों किस सीजन में कौन से टीम प्लेयर इन जो स्पोर्ट्स इवेंट जो हो रहा है उसको चैनलाइज करना है हमें ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस के लिए। क्यों? क्योंकि वो आके उसको अटेंड करेंगे जिससे कि ऑब्वियसली रेवेन्यू जनरेट होगी, ठीक। तो मीन्स कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं उन चीजों की, चैनलाइज करें कि यहाँ पे इस जगह पे ये जो स्पोर्ट टूर्नामेंट है ये होने वाला है, ये हेल्ड होगा इतने उतने तारीख को। तो ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम उसको चैनलाइज करते हैं डिफरेंट जगहों पे जहां से कि ऑडियंस जो है वो इन्फ्लुएंस होकर वहां पे आती है, ठीक है। प्रमोट करते हैं हम अपने इवेंट्स को, अगर शॉर्ट में कहना चाहे तो। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है टेक्निकल कमिटी, नाम से पता चल रहा है इट मींस, हाँ, ये जो है टेक्निकल कमिटीज के बहुत से हमें वो बताया जाता है कि उसके कौन से परफॉर्मेंस एक्टिविटी कौन से वो परफॉर्म करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कमिटीज है वो स्पोर्ट्स इवेंट्स के होने से पहले भी काम करती है और बाद में भी काम करती है, और इसके जो ड्यूरिंग द पीरियड है उसमें भी काम करती है। तो हम उसके अकॉर्डिंग इसके काम के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो है जो हमारा ये है टेक्निकल कमिटीज जो है वो जो उस प्री इवेंट्स मतलब इवेंट होने के पहले से क्या क्या काम करते हैं हम वो एक बार देखेंगे, ठीक है। तो जो ये है सिलेक्शन एंड परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल जो कमिटीज है वो देखती है कि कैसे किस तरीके के किस टाइप्स के इक्विपमेंट जरूरी है किस स्पोर्ट्स के लिए, और उसके अकॉर्डिंग वो उसको खरीद के वहां उस जगह पे प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। सेंडिंग इन्विटेशन टू ऑफिशियल, जो ऑफिशियल है जो स्पॉन्सर्स हो गए जो गेस्ट हो गए या चेयर पर्सन जो है चेयर गेस्ट मीन्स उन सबको वो इन्विटेशन कार्ड देती है कि आप हमारे जो स्पोर्ट्स इवेंट्स है उसमें आके पार्टिसिपेट करें। टीम्स को बताती है, जो प्लेयर्स है उनको इन्विटेशन कार्ड वो करती है, ठीक है। प्रिपरेशन करती है लेआउट मीन्स जो जिस प्ले ग्राउंड में जो वो स्पोर्ट्स इवेंट प्ले होगा परफॉर्म होगा उस ग्राउंड को भी तो हमें प्रिपेयर करना होगा, तो वो भी कौन करता है टेक्निकल कमिटी। प्रिपरेशन ऑफ फिक्सचर, फिक्सचर जो है वो मैच के स्टैक्स में जो वर्क होगा वो तो उसके अकॉर्डिंग वो फिक्सचर्स भी तैयार करते हैं। तो हमने ये इसके क्या पढ़े, ये जो है ये प्री इवेंट, ये जितनी भी चीजें थी इनविटेशन देना हो गया, प्रिपेयर करना है फील्ड को या फिक्सचर बनाने, ये सारे जो काम होते हैं ये इवेंट से पहले होते हैं, ठीक। ड्यूरिंग द इवेंट क्या होता है, इवेंट जो चल रहा होता है उस टाइम पीरियड के बीच क्या वो टेक्निकल कमिटी क्या बैठ जाती है, नहीं, वो तब भी कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस करती रहती है। जैसे कि उसकी एक्टिविटी क्या हो गई, ड्यूरिंग द इवेंट्स में वो क्या करता है, कंडक्ट करता है मैचेस, मैच टाइमिंग की इस टाइम के बीच जो राउंड फर्स्ट होगा इन टीम्स के बीच होगा ये सारे के सारे वो कंडक्ट करेगी, ठीक। एंश्योरिंग प्रेजेंस ऑफ ऑल ऑफिशियल, जिनको उन्होंने इनविटेशन भेजा था उन लोगों को बुलाएंगे कि उनकी प्रेजेंस को चेक करेंगे क्या वो आए हैं, क्या उन्होंने इवेंट्स को अटेंड किया है या नहीं किया है, ठीक है। मैनेजिंग एनी टेक्निकल इशू, अगर कोई भी इशू जैसे कि इक्विपमेंट बीच जो हमारे इवेंट्स के में खराब हो गए या किसी ऑफिशियल्स को ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत हो रही है वो आ नहीं पा रहे हैं या अभी तक हमारी जो बात उनसे हो नहीं पाई है, तो उनको हम इन जितने भी इश्यूज को वो उससे हैंडल करता है, ठीक है। सुपरवाइजिंग फील्ड एंड कोर्ट्स कंडीशन, वही कि प्ले के जो भी हमारे जो वो चल रहा है परफॉर्मेंस चल रही है उसके बीच में जो ग्राउंड है उस पे अगर कोई जरूरत है उसको ठीक करने की, उसके लेआउट्स की, उसको दोबारा प्रिपेयर करेंगे तो उसको भी वो चेकआउट करता है। ये कब होता है, ड्यूरिंग द इवेंट, कि जो भी परफॉर्मेंस चीज हो रही है उसके बीच भी जो टेक्निकल कमिटी है वो तभी ये सब चीजें चेकआउट करती है। देन हम पढ़ते हैं कि पोस्ट इवेंट्स उसके क्या एक्टिविटीज होती है, जितनी भी वो है काम जो कि अब सब कुछ जो भी परफॉर्मेंस थी इवेंट्स थे वो सब खत्म हो गया, अब जो है वो क्या चेकअप्स करेंगे कि अब क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखेंगे क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ फील्ड्स, जब सारे के सारे परफॉर्मेंस हो गए इवेंट्स खत्म हो गया तो अब उस प्लेग्राउंड को भी तो साफ करना होगा ना, आपने लेआउट्स कर दिए, उसको प्रिपेयर करा था गेम्स के लिए, अब उसके बाद उसको क्लीन करके एकदम मेंटेन करके रखना होगा, ठीक। कलेक्टिंग एंड प्रॉपरली स्टोरिंग इक्विपमेंट्स, जो इक्विपमेंट्स आप लाए थे जो आपने अवेलेबल करवाया था अब उसको स्टोर बैक करना है ना, उसको उसकी जगह पे आप दोबारा वापस रख देना है, ठीक है। देन रिपोर्टिंग टेक्निकल आउटकम, अगर कोई टेक्निकल
कोई इश्यूज हुआ, या जैसे कि जो ऑफिशियल्स अब उनको जाना है, उनके जाने का टाइम हो रहा है, तो ये सब चीजें देख के उनको हैंडल करना है। इन्वेंट्री चेक ऑफ ऑल स्पोर्ट्स गियर्स, मीन्स स्पोर्ट गियर्स क्या अभी भी हमारे इन्वेंट्री मतलब स्टॉक्स में रखे हैं या नहीं है, वो सारी चीजें पोस्ट इवेंट्स के बाद चेक करता है। कौन करता है? टेक्निकल कमेटी। हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं जो कि है लॉजिस्टिक कमेटी। नाम से शायद नहीं पता चलेगा बट अब मैं बता देती हूँ। लॉजिस्टिक, यहाँ लॉजिक से काम होता है, मीन्स जितने भी अरेंजमेंट्स है वो कौन करता है? वो करता है लॉजिस्टिक। आपको मीन्स बता दिया था कि लॉजिस्टिक कमेटी जो है वो जितने भी अरेंजमेंट्स को चेकअप करता है, उसको फुल टू फुल टाइम अवेलेबिलिटी रखता है उसकी। तो इसके जो है प्री इवेंट कौन से फंक्शन वो परफॉर्म करता है, मीन्स एक्टिविटी कौन से परफॉर्म करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंजमेंट ऑफ चेयर्स, या चेयर्स हो गए, टेबल्स हो गए, जो भी सिटिंग अरेंजमेंट्स में जितनी भी चीजों की जरूरत होती है, जितने भी जो स्टॉक्स की जरूरत पड़ेगी, उन सब चीजों की अवेलेबिलिटी चेक करेगा, उसको अरेंज करेगा, उस जो सिटिंग एनवायरनमेंट है उसको एकदम कंफर्टेबल वो बनाएगा। ठीक। अरेंजमेंट ऑफ लाइटिंग एंड साउंड सिस्टम, जितनी भी जो, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग के लिए लाइटिंग जो होती है या साउंड सिस्टम, उन सबको बीच बीच में या स्टार्टिंग से ही पहले उसको सेट करना कि हाँ ये रियल और सही साउंड सिस्टम है क्या, ये क्या कहते हैं लाइटिंग जो है वो ठीक है रिकॉर्डिंग्स के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए। अरेंजमेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, कि क्या पता इन ड्यूरिंग द प्ले किसी को चोट लग जाए या कुछ हो जाए, उसके लिए मेडिकल जो फैसिलिटीज उसको अवेलेबिलिटी रखना, उसकी अरेंजमेंट्स करना। ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग फॉर द टीम्स ऑफिशियल, कि जो टीम्स और ऑफिशियल जो आने वाली है, जो विजिट करेंगे, जो इस पार्टिसिपेशन में है, उनको कैसे यहाँ पे लाया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन भी यही देखती है। कौन? लॉजिस्टिक कमिटी। ड्यूरिंग द इवेंट क्या करती है वो? ड्यूरिंग द इवेंट वो सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, क्या वो लोग आ गए, क्या प्लेयर्स पहुंच गए इस जगह पे, क्या ऑफिशियल्स को यहाँ पे सेफली ट्रांसपोर्ट मतलब वो आ चुके हैं यहाँ या नहीं। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स, की जो जितने भी पार्टिसिपेंट उनके रजिस्ट्रेशन होता है कि आपका नाम रजिस्टर होगा इन चीजों में कि हाँ आप आए हैं, आपने पार्टिसिपेंट करा है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिफ्रेशमेंट, जो भी रिफ्रेशमेंट लाई गई थी ऑडियंस के लिए या जो पार्टिसिपेंट्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ड्यूरिंग द इवेंट्स। ठीक है। इंश्योरिंग मेडिकल स्टाफ इज अवेलेबल, क्या बाई चांस से कुछ भी हो सकता है, तो जो अवेलेबिलिटी है मेडिकल स्टाफ की उसे भी चेकआउट करना कौन करता है? हमारी लॉजिस्टिक कमेटी करती है। एंड देन पोस्ट इवेंट, सारा काम खत्म है, इवेंट सब खत्म हो गया, अब जो लॉजिस्टिक कमेटी है वो चेक करेंगे, पहले तो वेन्यू जो था उसको वो चेक करेंगे क्या वो अच्छे से क्लीन अप हो चुका है। ठीक। रिटर्निंग आइटम टू देयर प्रॉपर प्लेस, जितनी भी जो चेयर्स थी या जो सिटिंग अरेंजमेंट की जितने भी जो इक्विपमेंट्स है जो भी लिए गए थे उनको अपने जो स्टॉक के प्लेस है वहां पे रिटर्न बैक कर दीजिए। ठीक है। रिपोर्टिंग लॉजिस्टिक आउटकम्स, मीन्स कि जितने भी काम थे जो हमारे जो अरेंजमेंट्स हुआ उन सब के थ्रू क्या हमारा काम एकदम अच्छे से हुआ, हमारा आउटकम एकदम परफेक्ट था, उसको रिपोर्ट करना कि हाँ हमारे जो अरेंजमेंट थे, जो उस टाइम सिटिंग अरेंजमेंट्स वो अच्छे से करे गए, जो लाइटिंग थे सिस्टम थे वो सब अच्छे थे, रिकॉर्डिंग्स भी अच्छी की, तो इस चीजों का एकदम रिपोर्ट देना कि हाँ ये सारे काम हो चुके हैं वो भी अच्छे तरीके से। फिफ्थ, एंश्योरिंग ऑल व्हीकल आर अकाउंटेंट, है ना, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स यूज होते हैं उनको हम अकाउंट करते हैं कि हम लिख देते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन हमने हायर करे थे, ये काम हुआ, तो अब उसकी अकाउंटिंग करेंगे। ठीक, डन। ये किसका था? वर्क एक्टिविटीज लॉजिस्टिक कमेटी। हम दूसरे अब उसमें मूव करते हैं जो कि है फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस कमेटी क्या करता है? नाम सब कुछ बताता है ना। फाइनेंस कमेटी जो है वो पैसों की गड्डी अपने हाथ में नहीं, जेब में रखता है, अपने कोई चोरी न कर लेना, इसलिए वो जो फाइनेंस है फंड्स को रेज करता है सारे काम के लिए, जिसको जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है। फर्स्ट क्या है? प्री इवेंट। इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ, अब स्टार्ट करने के लिए ऑब्वियस सी बात है चीजें चाहिए, सिस्टम चाहिए, लोगों को बुलाना है, हायर करना है, तो इन सब चीजों के लिए फंड्स चाहिए। कोई बिना पैसे के कोई काम नहीं करने वाला, कोई तो बेट देना पड़ेगा, कुछ तो लालच देना पड़ेगा ना, वो पैसे ही होते हैं सब। ठीक है। तो प्री इवेंट कौन से ऐसे काम होते हैं? प्रिपेयरिंग बजट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो बजट तैयार करेंगे कि कब से कब ये टीम्स आएंगी, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, ये सिटिंग अरेंजमेंट्स के लिए सब चाहिए, ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए होगा, ये मार्केटिंग के लिए, सारे कमिटीज के जितने भी ग्रुप्स है ना उसके जो पर्सनल एक्सपेंसेस है उसको क्लैरिफाई करके बजट तैयार करेगा। ठीक है।
फाइनलाइजिंग MOUs, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है MOUs क्या हो रहा है, तो अभी हम नेक्स्ट ही मैं आपको वो कर दूंगी, मैं बताना चाहूंगी। जैसे MOUs, अगर आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए बता देती हूँ। MOUs का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मीन्स जो टू टीम्स है, एक तो परफॉर्मेटिव कि जो हमारे जो स्पोर्ट्स इवेंट को वो कर रहे हैं, क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और दूसरी जो उसको फंड कर रहे हैं, जो स्पॉन्सर्स है, उनके बीच जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो राजी हुए कि हाँ हम आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, हम आपके यहाँ पैसे देंगे, आप हमारी जो कंपनीज है, जो हमारे प्रोडक्ट है, उसको चैनलाइज करो अपने प्लेयर्स के थ्रू, उसको और भी ऑडियंस के पास पहुंचाइए। जैसे कि हम कई बार IPL में देख चुके कि जो उनके प्लेयर्स के जर्सीज पे कई बार बाईजूस हो गया, ये बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके एडवर्टीजमेंट, उनके जो गियर्स होते हैं, स्पोर्ट्स गियर्स, उस पे दिखाए जाते हैं, या जो चैनल्स होते हैं उस पे रन किए जाते हैं। इसलिए क्योंकि वो जो स्पॉन्सर्स है और वो जो हमारे जो स्पोर्ट्स इवेंट्स के वो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनके बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे ये सब लिखा होता है कि आप हमारे प्रोडक्ट को चैनलाइज करें, उसके बदले हम आपको मनी देंगे, और भी बहुत सारी चीजें उसमें होती है। तो ठीक है, MOUs का आपको मतलब समझ आ गया। तो मैं आपको फिर ये बता देती हूँ, इसमें हम यहाँ थे फाइनलाइजिंग MOUs विद स्पॉन्सर, मीन्स कि जो भी स्पॉन्सर थे उनके साथ जो भी हमारे पास ये पन्ना है जिसके ऊपर लिखा है, इसी टर्म्स और कंडीशन पे हमने स्पॉन्सरशिप्स ली है एक दूसरे से, और हम इस वर्क को करेंगे। तो इसको भी फाइनलाइज कौन करता है? फाइनेंशियल कमिटीज। ठीक है, फाइनलाइजिंग MOUs, एलोकेटिंग फंड्स टू ईच कमिटी, वही क्योंकि हर एक कमिटी की अपनी अपनी एक रिस्पेक्टिव जरूरत है जिसके लिए फंड्स की जरूरत पड़ती है, तो सबको उनके अकॉर्डिंग, टेक्निकल्स को 20-30 हजार, क्यों? क्योंकि उनको इक्विपमेंट्स लाना है, लॉजिस्टिक को कुछ 10-20 हजार, क्योंकि उनको सिर्फ अरेंजमेंट्स पे वो करना है, एंड देन ऐसे करके सारी जो कमिटीज है उनको रिस्पेक्टिवली उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी और जरूरत के हिसाब से उनको फाइनेंस प्रोवाइड करना है। ठीक है, ओपनिंग बैंक अकाउंट एंड ट्रांजेक्शन, वही जितने भी बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन हो उसको अब चेकआउट्स करना उनको वो परफॉर्म करता है। ठीक है, ड्यूरिंग द इवेंट्स क्या उनके वो होते हैं? मेंटेनिंग डेली अकाउंट, वही कि ड्यूरिंग द ईयर इवेंट वो देखते हैं कि हाँ अभी जो है गेस्ट जो है वो आना स्टार्ट हो गया है, तो जो गेस्ट के लिए जितने भी रिफ्रेशमेंट आए थे उसके बीच में, और जो भी इधर से उधर पैसे हुए थोड़े, जो स्पॉन्सरशिप से पहले जो हम एज अ ग्रांटी पैसे देते हैं, गारंटी, तो उसमें जो पैसे गए, इन सबको हम डेली अकाउंट्स में वो करता है, उसको मेंटेन करता है। ठीक है, मॉनिटरिंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो का किसी भी ड्यूरिंग द ईयर वो देखता रहता है कि हाँ इस वर्क के अकॉर्डिंग इतने पैसे आए और फिर कुछ सामान लेने के लिए इतने पैसे चले गए, तो आउटफ्लो इनफ्लो को मेंटेन करता है, उसको वो लिखता है अपने अकाउंटिंग से बुक्स में, मॉनिटर करता है। पेइंग स्टाफ एंड सर्विसेज प्रोवाइडर, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है, मेडिकल स्टाफ के हैं या सिक्योरिटी स्टाफ के हैं, सबको पे ऑफ करता है मनी, क्योंकि वो अपना ऑब्वियसली बात है वो अपनी स्किल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने काम के लिए। ठीक है, एंड देन लास्ट क्या है? मैनेजिंग पेटी कैश फॉर इमरजेंसी, वही क्या पता अचानक से पैसों की जरूरत हो गए, तो इसके लिए वो ड्यूरिंग द इवेंट जो है वो पैसों को पेटी कैश में थोड़ा सा जो पोर्शन है उसको बचा के रखते हैं कि किसी भी इमरजेंसी में वो यूज हो सके। पोस्ट इवेंट्स क्या वो होते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या कह दे एक्टिविटीज, सेटलमेंट ऑफ बिल्स एंड अकाउंट्स, हमें हर एक स्टाफ मेंबर को, टीम्स को, स्पॉन्सर्स को, ट्रांसपोर्टेशन जो वर्कर्स हैं उन सबको अब पैसे पे करने हैं, उनके जो उन्होंने लेबर प्रोवाइड करवाया था उसके लिए हमें सेटलमेंट करनी है उनके बिल्स की, कि आपका ये पैसा चलो ये सेटल कर दे, आपके इतना देना था आपको भी ये दे दिया। ठीक है, डन। प्रिपेयरिंग फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यही लास्ट में सब के सब जो रिपोर्ट करते हैं कि हाँ इतने पैसे स्टार्टिंग में इस काम में लगे, देन हमने इस कमिटीज को इतना दिया, फिर बीच में जो गेस्ट आए थे उनके लिए इतने वो खर्च हुए जो फंड्स हैं, फिर लास्ट में जाते जाते जो भी ये वाइंड अप के लिए इतने जो सामान आए या ये गया इसमें ये खर्च हुआ, तो ये जो जितनी भी रिपोर्ट करने के लिए ये सारी चीजें उसने वो कर दिया, अपने फाइनेंशियल जो वो कर रहा है ना पेज, उसको आप वो रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, कि इतना इतना क्या क्या कहाँ कहाँ किस किस एक्सपेक्ट एरियाज में पैसे या फंड्स खर्च हुए। ठीक है, रियलाइजिंग पेमेंट्स टू स्पॉन्सर, वही रियलाइजिंग मतलब जो वो स्पॉन्सर्स थे जो कि जिनके प्रोडक्ट्स को हम वो करते हैं, अब वो हमें पैसे देंगे, तो अब ये भी रियलाइजिंग कि वो हमें पैसे दे रहे थे उसको भी हम वो करेंगे ना अकाउंट डाउन, कि अब जो स्पॉन्सर जो कर दिया वो हमें पैसे पे डाउन कर रहे हैं, तो अब उसको भी हम अकाउंट कर देंगे। सबमिटिंग ऑडिट रिपोर्ट्स, वही जितनी भी हमने अभी तक जो हमारे इनफ्लोज आउटफ्लोज थे उन रिपोर्ट्स को अब सबमिट करना है। ठीक है, ये था हमारा फाइनेंशियल कमिटीज के MOUs देख लिया। अब जो लास्ट कमिटी है जिसका नाम था मार्केटिंग कमिटी, उसमें हम क्या देखते हैं? मार्केटिंग कमिटी का आपको मतलब पता है, जो मार्केटिंग कमिटी है उसका प्री इवेंट क्या एक्टिविटीज थे, मीन्स
वो इवेंट से पहले क्या काम ऐसा परफॉर्म करती है, ठीक है। प्रिपेयरिंग स्ट्रेटेजीज टू अट्रैक्ट द ऑडियंस, स्पॉन्सर्स, जो भी एक ऐसा ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी काम करने से पहले आपको उसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। तो जो सबसे प्री इवेंट वर्क है वो होता है स्ट्रेटेजी बनाना, कि आप कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ऑडियंस तक आप ये इन्फॉर्मेशन गैदर फैलाओगे, स्प्रेड करो, ठीक है। एंश्योरिंग मीडिया कवरेज, कि मीडिया जो सबसे ज्यादा फेमस मीडिया जो है, ब्रॉडकास्टर, उनको आप इनवाइट कर रहे हैं, उनको मनी पे ऑफ कर रहे हैं, उनके साथ सेटलमेंट कर रहे हो कि हम आपके साथ बाइंड अप है और आप जो भी हमारे ये स्पोर्ट्स इवेंट है उसको आप ब्रॉडकास्ट करें मीडिया में और भी ज्यादा स्प्रेड करें, ठीक है। मीटिंग स्पॉन्सर्स फॉर ब्रांडिंग एंड पब्लिसिटी, वही जो भी जैसे कि फेमस प्रोडक्ट्स हो गए जो या कंपनीज हो गए, उनके साथ मीटिंग सेटल डाउन करना कि हाँ आपके प्रोडक्ट को हम चैनलाइज करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो है ना। ब्रांडिंग और पब्लिसिटी की, इस प्रोडक्ट ने इस वाले स्पोर्ट्स इवेंट के साथ जो ब्रांडिंग करी थी, तो अब उनका प्रोडक्ट भी एक हाई लेवल पे गया और साथ ही साथ जो ये इवेंट था वो भी ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक स्प्रेड हो सका, ठीक। मैनेजिंग डिजिटल प्रमोशन एंड सोशल मीडिया, वही कि जो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पे भी इसको चैनलाइज करना है कि अब यहाँ पे ये इवेंट हो रहा है, ये वो, तो उन जो भी काम है उसको सोशल मीडिया पे भी स्प्रेड आउट करना, ठीक है, डन। ड्यूरिंग द इवेंट वो क्या परफॉर्मेंस, क्या एक्टिविटी परफॉर्म करती है, कौन, मार्केटिंग कमेटी, ठीक। इशूइंग रेगुलर प्रेस रिलीज, वही कि जो प्रेस जो होती है, जो मीडिया आती है, जो आपसे इंटरव्यूज लेती है, उसको जो है वो रिलीज करती है कि चलो अब जो हमारी मीडिया आ चुकी है अब उससे वो प्रेस रिलीज करवाएंगे कि अब इस जगह ये हो रहा है, तो अब वो जो भी इवेंट्स के जितने भी खबर होंगे वो प्रेस के थ्रू ऑडियंस तक और भी ज्यादा स्प्रेड कर सकेंगे, जिससे कि और उसमें अच्छा कोऑर्डिनेटिंग विद मीडिया पर्सनल, वही मीडिया के जितने भी जो टीम्स मेंबर आए होंगे जो कि हमारे पूरे गेम्स को स्पॉन्सर वो कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक इसकी रीच कर रहे हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट करेंगे कि जिससे कि दोनों ही टीम्स का अच्छे से काम होगा। अरेंजिंग लाइव टेलीकास्ट फॉर द चैनल्स, वही कई बार जो होता है हम कई बार देखते हैं ना कि लाइव टेलीकास्टिंग हो रही होती है इस प्ले की, इस स्पोर्ट्स इवेंट की, तो वो भी वो सेटअप करता है ड्यूरिंग द इवेंट कि ये हमारा जो अभी लाइव जो चल रहा है वो ज्यादा से ज्यादा तक ऑडियंस तक रीच करे, तो उसके लिए वो लाइव जो टेलीकास्ट है उसकी भी तैयारी वो कौन करता है, मार्केटिंग कमेटी करता है, ठीक। मैनेजिंग सोशल मीडिया अपडेट्स, वही कि वो सोशल मीडिया पे करेंटली वो रन करता है इन्फॉर्मेशन कि हाँ ये हुआ, अब इवेंट्स में ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, तो सोशल मीडिया पे ये जो इन्फॉर्मेशन वो रन करते रहते हैं जिससे कि ऑडियंस में हाइप बना रहे, ठीक है। पोस्ट इवेंट्स, जब इवेंट्स खत्म हो जाए तब क्या मार्केटिंग का काम है, तब है इशूइंग पोस्ट इवेंट्स प्रेस रिलीज, वही की जो इवेंट्स तो खत्म है उसके बाद जो प्रेस में जितने भी इंटरव्यूज लिए गए थे प्लेयर्स के, जो भी हमारे टीम मेंबर्स के, उनको आप प्रेस रिलीज करना है, मतलब लोगों तक उन जो इन्फॉर्मेशन जो इंटरव्यूज लिए गए उनको पहुंचाना है, ठीक है। अरेंजिंग हाइलाइट्स और री टेलीकास्ट, वही जितने भी जो हमने टेलीकास्ट करा था अब उसको री टेलीकास्ट करना है लोगों के सामने, अब दोबारा से रिकॉर्डेड वर्जन दिखाना है हमें, ठीक है। उस टाइम लाइव था, अब ये रिकॉर्डेड है क्योंकि अब वो जो इवेंट्स है वो खत्म हो चुका है, डन। कलेक्टिंग फीडबैक फ्रॉम स्पॉन्सर्स, वही कि अभी जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स थे, जो भी कंपनीज, जो भी वो प्रोडक्ट जो है वो हमारे साथ जो इमर्ज होके आया था पब्लिसिटी दिलवाने के लिए और लेने के लिए, उनके साथ उनका फीडबैक कलेक्ट करते हैं कि क्या रहा, क्या हमारे स्पॉन्सर जो इवेंट्स है, क्या आपके प्रोडक्ट को उससे फायदा मिला, क्या आपके जो ब्रांडिंग जो है आपके ब्रांड से क्या हमें फायदा मिला, तो हम फीडबैक कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक। पब्लिशिंग इवेंट्स रिपोर्ट फॉर द मीडिया, वही कि इवेंट्स में क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन सा टीम सबसे ज्यादा अच्छा प्ले करा, इन सबको मैनेज करने में कितना मेहनत लगा, इन सब चीजों को हम मीडिया पे जो रिपोर्ट बनाई उसको आप पब्लिश करते हैं, ठीक है। ये क्या था, ये था हमारे मार्केटिंग कमेटी का वो एक्टिविटीज। हम एक और वर्ड को अभी हम रेपिटेडली यूज भी करेंगे और जानने के लिए भी है, रिस्पॉन्सिव स्पेक्टेटर। इट मीन्स एक ऐसा इंडिविजुअल जो पूरे गेम में एज एन एक्टिव ऑडियंस वर्क नहीं करता, वो उस पूरे गेम में वो बैठा होता है, वो चुपचाप जो भी गेम जो इवेंट प्ले हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, उसको ऑफन वो सिर्फ ऑब्जर्व करके उस पर फीडबैक्स वो करता है। इट मीन्स पढ़ के बताते हैं, रिस्पॉन्सिव स्पेक्टेटर आर ऑडियंस मेंबर। ऑडियंस में ही एक ऐसा पर्सन होता है, लोग होते हैं जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, कभी भी मीन्स चेयर अप नहीं करते, लोगों को ज्यादा वो इन्फ्लुएंस नहीं करते कि हाँ ये टीम जीतेगी, वो ऐसा नहीं करते। पार्टिसिपेट, एक्टिविटी पार्टिसिपेंट एंड रिएक्ट ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स इवेंट। स्पोर्ट्स इवेंट्स में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपने जो भी चेज करते हैं वो ये दिखाते हैं कि हम, जैसे कि 2 टाइप्स ऑफ पीपल्स होते हैं कि बाय चांसली मुझे किसी इवेंट्स का ना फ्री टिकट्स मिल गए
तो अब मैं हाइप अप होके मैं वहां जा रही हूँ, बट क्योंकि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन था ही नहीं कि मैं ये स्पोर्ट्स देखूंगी या ये इवेंट ज्वाइन करूंगी। लेकिन एक वो जो कि पहले से ही इवेंट स्टार्ट होने से पहले से वो टिकट्स को चेक करे कि मुझे मिल जाए, क्योंकि वो उस इवेंट्स में बहुत ही ज्यादा हाईली एक्टिविटली वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, उनको देखना चाह रहे हैं, क्योंकि वो उनके फेवरेट स्पोर्ट्स होते हैं, क्या पता। तो वो ऐसे होते हैं, कौन होते हैं, वो रिस्पॉन्सिव स्पेक्टेटर्स होते हैं जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन सब चीजों में। ठीक है, ये क्यों मैटर करते हैं रिस्पॉन्सिव जो स्पेक्टेटर, वो मैटर क्यों हमें क्यों चाहिए ऐसे लोग हमारे ये इवेंट्स में? क्यों? क्योंकि द मार्केटिंग कमिटीज फोकसेस ऑन अट्रैक्टिंग रिस्पॉन्सिव स्पेक्टेटर्स बिकॉज दे इंक्रीज द एनर्जी ऑफ इवेंट्स, हेल्प बिल्डिंग लार्ज फैन बेस। वही, क्योंकि वो इतना हाइप पे कर देते हैं उन चीजों को, उन इवेंट्स को, उस जो भी प्लेयर्स हो गए जो जिनको वो पसंद करते हैं, उन चीजों को इतना ना इस सोशल मीडिया पे या अपने लोकेलिटी में उसको हाइप कर देते हैं कि हाँ ये टीम्स बहुत अच्छा खेलती है, जिसके अकॉर्डिंग जो वो है, जो बेसिकली जो स्पोर्ट्स इवेंट्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी एक फेमसबिलिटी मिल जाती है, फैन बेस मिल जाता है। इसलिए जो है रिस्पॉन्सिव स्पेक्टेटर्स का होना जरूरी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लास्ट कि हमारे पूरे चैप्टर की समरी क्या है। हमने आज की क्लास में जो भी पढ़ा, चैप्टर नहीं, ये एक पार्ट था, जिसकी क्या समरी, हमने पहले तो ये देखा कि प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग पढ़ा, फिर ऑर्गेनाइजिंग, ये जो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जितने भी सारे हैं, ये जो 5 है, 2 4 5, हाँ ये जो 5 है, ये जो है ये फंक्शन है किसके, मैनेजमेंट के, जिसके थ्रू हम ये जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट है उसको हम मैनेज करेंगे, टूल्स है। ठीक, और ये जो कमिटीज है, टेक्निकल, लॉजिस्टिक, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड हाँ ये 4, वो है ऐसी कमिटीज जो कि डिफरेंट रिस्पेक्टिव अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से ये जितना भी इवेंट्स होता है वो स्मूथली रन करता है। ठीक है, तो इसमें एट द एंड हम चैप्टर को वाइंड अप करते हैं इस टॉपिक के साथ। अब इसको हाँ, माइंड मैप एक बार आप लास्ट टाइम आप एक और बार देख सकते हैं, जैसे कि ये जो चीजें थी, ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये जो 5 चीजें हैं ये फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, जो कि हमने स्पोर्ट्स इवेंट्स के पढ़े। एंड देन ये जो कमिटीज हैं जो कि इन फंक्शन को वो करता है, कौन परफॉर्म करता है, इनके थ्रू हम परफॉर्म करवाते हैं, किसके, ये एक तो मार्केटिंग कमिटी, एक फाइनेंस कमिटी, एक लॉजिस्टिक एंड एक टेक्निकल। ओके, ये जो चीजें हैं ये हमारे टीम्स कमिटीज है, जो कि ये जो है ये हमारे उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ये जो कमिटीज है वो पर्टिकुलरली अपने काम को परफॉर्म करते हैं। हमने ये जो आज के चैप्टर जो क्लास है उसमें हमने ये सारे टॉपिक कवर अप करे हैं। एंड अब आ जाते हैं लास्ट, जो कि 1 पेज रिवीजन है। प्लानिंग मतलब पहले तो आप ये करें कि ऑब्जेक्टिव सेट करें, फिर ऑल्टरनेटिव जितने भी आपके पास पाथ है आप इस पे भी वर्क कर सकते हो, आप इस पे भी वर्क कर सकते हो, आप इस पे भी वर्क करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। तो इनमें से ऑल्टरनेटिव मिला, बेस्ट कोर्स को चूज करो, A B C पाथ है, मैं B को चूज करती हूँ, B से मैं अपने गोल्स को ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेटली अक्वायर कर पाऊंगी। एंड फिर उस प्लान को, जो भी प्लान जो मैंने उसकी ब्लूप्रिंट ली, उसको अब मुझे इम्प्लीमेंट करना है एंड देन फॉलो अप करना है। बेनिफिट्स वही, हमारे जितने भी एम्स होते हैं उसको क्लियर करता है, एस्टिमेट करता है पार्टिसिपेंट्स को, इन सारी चीजों को। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग क्या कहता है, आइडेंटिफाइंग एक्टिविटी, करना क्या है, फिर उसको हम वर्क्स को डिवाइड करते हैं, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा। देन हम ड्यूटीज को असाइन करते हैं कि ये जो पर्सोनल है, ये जो टीम्स है, इन रिस्पेक्टिव वर्क्स को परफॉर्म करेगा। ठीक है, डन। यहाँ पे ये देखिए डिवीजन ऑफ वर्क, फॉर्म कमिटीज, जो कि हम कमिटीज बनाते हैं जो कि कोई भी एक स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करती है, और उनको ड्यूटीज बताते थे कि आपकी ये ड्यूटी है, आपकी ये ड्यूटी है, आप ये अकॉर्डिंग नीड्स के उन ड्यूटीज को परफॉर्म करें। कम्युनिकेशन, उनके बीच एक अच्छा कम्युनिकेशन सेट करते हैं जिससे कि जितना भी ये वर्क है ये स्मूथली रन करे। ठीक है, एंड देन आते हैं स्टाफिंग पे, एस्टिमेटिंग मैन पावर, जरूरत है क्या मुझे लोगों की काम करने की, अगर है तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करते हैं कि हाँ रिक्रूट करा, हायर करा, उसमें सेलेक्ट करा कि कौन है बेस्ट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, उनको प्लेसमेंट करा, हमने बुलाया, ओरिएंटेशन मीन्स लोगों से मिलवाया, रूबरू करवाया, एंड देन वही
फिर अगर ट्रेनिंग की जरूरत है तो हम उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक। डायरेक्टिंग, सुपरवाइजिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप प्लस मोटिवेशन, इट ऑल्स मेक डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इन 4 एलिमेंट्स का एक होल सम है, जहाँ पे हम लोगों को सुपरवाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको हम एज अ लीडर डायरेक्ट कर रहे होते हैं, और हम उनके बीच एक अच्छा कम्युनिकेशन फॉर्म अप करते हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करना एंड देन उसको कंपेयर करना। फिर अगर ये जो डेविएशन है तो उस डेविएशन को पूरा करने के लिए एक करेक्टिव मेजर्स लेना, ठीक। डन। अब आ जाते हैं हम लास्ट केस पे, जो कि है 3 कमिटीज, 4 कमिटीज, कोई टेक्निकल कमिटीज, जो कि हम मेनली जो इक्विपमेंट्स हो गया, फिक्सचर हो गया, फील्ड्स को इनको नीड्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर रखता है, ठीक है। फाइनेंशियल जो है वो बजट्स बनाता है, वो फंड्स को रेज करता है, उसको एलोकेट करता है कि किस किस कमेटी को कितना देना है। एंड देन मार्केटिंग जो है वो स्पॉन्सरशिप्स जो हो गया, या ब्रॉडकास्टिंग हो गया, या टेलीकास्ट हो गया, इन सब चीजों को मीडिया प्रेस को हैंडल करता है। और जो एक लास्ट इसमें मेंशन नहीं है, जो कि है लॉजिस्टिक, जो कि अरेंजमेंट्स को चेकआउट करता है, ठीक। हाँ, ये जो कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपसे मैं खुद भी पूछना चाहूंगी, जो भी आपके जो क्वेश्चंस हैं, आप सभी जो कमेंट्स में है इनके क्वेश्चंस के आंसर आप पिन अप कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। और अगर किसी को भी इस पूरे जो सेशन चला, जो भी टॉपिक्स रहे, उसके अकॉर्डिंग कुछ भी अगर डाउट है तो आप बेशक कमेंट डाउन करें, जिसको कि हम रीड करके हम पर्सनली आपको आंसर भी करेंगे आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर जो है आप कमेंट में पिन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप बता सकते हैं ये जो टाइप्स है, ये क्वेश्चन के टाइप्स है, जो कि कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग किस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, और आप अभी इसको करेंगे हमारे सामने कमेंट्स में, आपका आंसर का इंतजार रहेगा। आप एक बार इसको पूरी तरह से देख सकते हैं। मैं इसको क्लोज करती हूँ। ये जो क्वेश्चंस हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब नहीं चाहते हुए भी मुझे जाना होगा अब, तो थैंक यू फॉर दिस क्लास, दिस सेशन, and I prepare myself for coming with the next part of it, which is practical part of this chapter, which related to the fixtures and the sports tournament types। तो हम उसको next class में cover up करेंगे। तब तक के लिए stay tuned। and अगर आपको ये जो topics है, ये जो हमारे जितने भी कंटेंट्स अगर ये आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोग तक पहुंचाएं। और अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जितने भी जो इन्फॉर्मेशन जो अभी वीडियोस आते हैं वो चाहिए एट द टाइम, तो आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे यूजफुल वीडियोस के लिए और कंटेंट्स के लिए। थैंक यू फॉर दिस क्लास।